नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में आज फिर से आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, लाइफ सेवर रांची के अपने वो व्यक्ति आप जो आपके हर मुसीबत में आपके साथ निस्वार्थ होकर खड़ा रहा है। अतुल, मुझे 1 यूनिट ब्लड चाहिए। अतुल रिम्स में ये एडमिट है, उसको सपोर्ट चाहिए। अतुल यहाँ हो गया, अतुल वहाँ ये इशू है। और आप निर्भीक होकर निश्चिंत होकर वो नाम लेते हैं ये सोच के कि आपका काम बन जाएगा। आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में मिस्टर अतुल गिरा, फाउंडर ऑफ लाइफ सेवर। आपका स्वागत है अतुल। बहुत धन्यवाद। जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन वो ये कि आप इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं कि स्वार्थ नहीं, मतलब स्वार्थ से बियॉन्ड होके समाज के लिए आप इतने पैशनेट है, समाज सेवा के लिए इतने पैशनेट है। आई थिंक पता नहीं, मेरे लिए तो ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। एज ह्यूमंस मतलब ये मच एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसे इतना सेंसिटिव हर व्यक्ति को होना चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं देखता हूँ मतलब चीज़ों को, कि अगर जो भी चीज़ आपको मिली है बाय लक या आपने कमाया है, सो ये सब आपका बनता है कि यू शेयर इट। और या अगर आप प्रिविलेज रहे हैं इन वट एवर वे थ्रू योर फैमिली, आप जहाँ से आते हैं, और अगर क्योंकि आप आज अगर जहाँ भी हैं वहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी आबादी दिखेगी जो आपसे नीचे हैं इन अदर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, कि उनके पास सुविधा कम होगी, एक्सेस कम रहा होगा, फाइनेंशियली अदर वेज थोड़े कमज़ोर रहे होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन वॉट एवर वे अगर हमारे पास कुछ भी स्ट्रेंथ है और तो उसको अगर आप बांटें, उसको आप दूसरों के काम में भी इस्तेमाल लाएं, तो बहुत एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि द होल पर्पस ऑफ वंस इन दिस यूनिवर्स, हम क्यों हैं इस दुनिया में। सो आई थिंक वो बहुत पर्पसफुल होता है लाइफ, और बहुत खुशी देता है। एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग विच एवरीबडी शुड रियलाइज सूनर लेटर। और लोग करते भी, आई एम श्योर, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है कि वो थोड़ा सा जैसे अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो वी हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल, या जाके सेशंस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, या कैंप्स होता है तो हमें डोनर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रेज करना है, क्योंकि एक्चुअली उसने एक अच्छा काम किया है। तो इसलिए भी हमारा ऐसा इंटरैक्शन होता है, और लोग मुझे इस कारण बहुत लोग जानते हैं। लेकिन आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो साइलेंटली बहुत कुछ करते होंगे। और आई नो लॉट ऑफ पीपल, जो मेरे साथ भी हैं बहुत सारे लोग जो बिहाइंड द सीन रहते हैं। अब जो हम सामने कर पाते हैं, आप जो ने मेरे बारे में जो बताया, वो कार्य वो पूरा करने के लिए आई वॉज नॉट द ओनली वन हु गॉट इट डन। तो उस पूरे कार्य को करने के लिए मेरे साथ उस वक्त कम से कम कई लोग साथ हुए होंगे, तब जाके वो काम पूरा हुआ होगा। बट आई वॉज देयर इन फ्रंट, एंड आई वॉज लकी टू बी कि आप तारीफ सिर्फ मेरी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको जानते भी नहीं हैं। सो हर कार्य में जहाँ मैं भी हूँ और फ्रंट पे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ उस वक्त होते हैं जो दिखते नहीं। लेकिन वो पैशन कहाँ से आता कि मतलब आज मैं किया हूँ, कल फिर करूँगा, और हर वो ज़रूरत, हर वो कॉल पे आप अवेलेबल होना। आई थिंक ये मेरे साथ इट्स अ रूटीन ऑफ लाइफ इन अ वे। अब फर्स्ट टाइम ये ख्याल कब आया तक मुझे इस तरह के? नहीं, ऐसा कोई ख्याल ना कभी आया है ना, अभी भी नहीं आता ऐसा कोई ख्याल। अगर कोई कॉल आ गया तो ऐसा लगता है कि आई शुड रेस्पॉन्ड टू इट। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अगर आपको तब लोग कॉल कर रहे हैं व्हेन यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू डू दैट थिंग, तब इट गार्नर्स लॉट ऑफ रेस्पेक्ट कि आपको लोग अगर उस चीज़ के लिए, किसी काम के लिए याद कर रहे हैं, तो एक अनसेट सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार इफ़ आई कैन डू इट, तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है ये कि कोई आपको उस काम के लिए याद कर रहा है जिस काम के लिए यू नॉट द अथॉरिटी डू इट, लेकिन आप कर पाते हैं थ्रू योर नेटवर्क और वट एवर वे। अगर आप वहाँ पर एक किसी की मदद कर पाए तो सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो कभी ऐसा नहीं आया कि ब्लड डोनेशन के लिए मुझे ब्लड चाहिए 1 यूनिट, और उनके फैमिली में भी अपने लोग होंगे जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं जी, बट वो अननोइंगली वो नहीं देना चाहते या नोइंगली नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस को कैसे आप हैंडल करते हैं?
ये बहुत सिंपल है। सी मी वी एनीबडी नोबडी हैज़ द राइट टू जज। अगर कोई व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है तो उसके लिए पहला तो नियम ही पहले से हमारे सरकार ने या हम सब वी आर बाउंडेड बाय रूल्स, तो उनके लिए नियम बना है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस ब्लड को उस मरीज को तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है किसी की। वो किसकी है? जो हॉस्पिटल उस ब्लड को प्रिस्क्राइब करता है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल ब्लड पॉलिसी। ओके, तो हम उस पॉलिसी को मानते हैं, अस्पताल नहीं मानते, और सरकार की ड्यूटी है कि वो उसे मनवाए, उसका कंप्लायंस कराए, जिसमें कमी है अभी। लेकिन आई एम श्योर ये कभी ना कभी ज़रूर होगा कि अच्छे लोग आएंगे सिस्टम में जो अपना काम पूरा करेंगे। तो अब एक पार्ट तो वो है कि उनको ब्लड जहाँ वो भर्ती था वहाँ मिलना चाहिए था। अब उनके साथ कुछ लोग हैं जो नहीं देना चाहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जब जज करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है ब्लड सेफ्टी, कि जो लोग जिस वक्त नहीं देना चाह रहे हैं क्या वो देने योग्य है या नहीं, या ऐसे बहुत सारे निजी कारण हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ब्लड देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप ब्लड देने के लिए ऐसे कारणों में एलिजिबल नहीं होते हैं। वो बीमारियां हो सकती हैं, वो निजी जिंदगी से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर उनमें से एक कारण अगर उनका है जो ना वो बता सकते हैं ना मुझे जानने का हक है, तो इसीलिए ब्लड को जब भी देखा जाता है तो ब्लड को हमेशा ब्लड सेफ्टी से जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पूरा वो विभाग बना कि ब्लड तो सिर्फ ऐसे नहीं देखते हैं। जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो उसकी सेफ्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक वॉलंटरी डोनर जो एक स्वैच्छिक रक्तदाता होता है जो कैंप में ब्लड देता है। कैंप में ब्लड देने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता वो किसको मिलेगा, जिसको मिला उसको नहीं पता किसने दिया। तो सोचिए वो कितने सच्चे मन से दे रहा है। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव। इसीलिए रिप्लेसमेंट को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो देने वाला और लेने वाला आमने सामने है। तो देने वाला ऐसे या लेने वाला ऐसे है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंसेंटिव। और यही एक रास्ता है जहाँ से प्रोफेशनल डोनर्स भी आते हैं जिनको कुछ उसके एवज में लेने की इच्छा हो सकती है। इसीलिए रिप्लेसमेंट की जो ब्लड के बदले ब्लड मांगने का जो प्रथा है वो सिस्टम में है ही नहीं। ये गलत है, इट्स अ मैल प्रैक्टिस, और इसको बैन करना चाहिए। आपने इस पे कुछ इनिशिएटिव लिया है? हम लोगों ने एक PIL किया था 2015 में, और इनिशिएटिव ये है कि इस वक्त उस पर सारे डायरेक्शंस हैं, कंप्लायंसेस नहीं है। अच्छा। पेपर पे तो ये हो चुका है। जितने पेपर्स आ गए आफ्टर द PIL इन द कोर्ट 2018 में हम ही लोगों ने उसे डिसमिस करा लिया। जब जस्टिस अप्रेश सर के यहाँ वो था कि इतने डायरेक्शन निकल गए हैं, सो डोंट यू थिंक कि अब हमारा कोर्ट में इसमें कोई और इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और जब कागज आया, सरकार की तरफ से कागज आया, डायरेक्शंस चले गए, तो आज हम लोग सीधे साधे लोग हैं। डायरेक्शन आ गया तो हमें लगा हमारा काम हो गया, लेकिन कंप्लायंस भी होना चाहिए, या कंप्लायंस नहीं भी हो सकता है, ऐसा हमने भी नहीं सोचा था। तो हमने उनसे कहा था ठीक है सर डिसमिस कर दीजिए। मतलब अब कोर्ट का समय, सबका समय बचना चाहिए। अगर हमने जो मांगा था उस पे ऑर्डर्स निकल गए हैं, लेकिन कंप्लायंसेस नहीं है सैडली। तो शायद फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा कि आपने जो कंप्लायंस के लिए लिखा था वो कंप्लायंस के लिए अब हम वापस आए हैं। सो लड़ाई अभी बाकी है, अभी फिर से एक लड़ाई उस पे लड़ेंगे। हाँ, उसमें आप एक बार अब बता रहे थे 2021 में कुछ धरना पे बैठे थे जी, तो आप बताएंगे क्या इंसिडेंट था? अच्छा, वो धरना इस तरह था कि पता नहीं इस विभाग में कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगा कि जैसे गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स में देयर इज नो प्रोसेसिंग चार्ज, और बहुत बड़ी आबादी है एक्चुअली जो ब्लड के लिए वो पैसा नहीं दे सकते, और बनता भी नहीं है, क्योंकि एक 350 जो 2018 से पहले लिया जाता था उसको भारत सरकार रिम्बर्स करती है। NHM के माध्यम से ब्लड बैंक को मिलना शुरू हुआ। और जो चिट्ठी थी, आई टेल यू, एक मिनट, कौन सा ब्लड प्रोसेसिंग के लिए जो चार्जेस लेते हैं? जो 350 जो सरकारी ब्लड बैंक में पहले लगता था वो 18 के बाद बंद हो गया। वो पूरी तरह निःशुल्क हो गया। So there is no charges in government blood banks. ब्लड पूरी तरह निःशुल्क है फॉर एवरीबडी। पेशेंट अस्पताल में हो उनका, जैसे सदर या रिम्स में हो, या किसी भी सरकारी अस्पताल में हो, या निजी अस्पताल में भी हो, पेशेंट कहीं भी हो, अगर वो सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं तो देयर आर नो चार्जेस, इट्स फ्री। और वो जो 318 से पहले लिया जाता था उसको भारत सरकार ने रिम्बर्स किया, मतलब वो देते हैं उनको कि वील कंपनसेट दिस। एंड जो चिट्ठी आई थी उस पे, जो चिट्ठी, जिस चिट्ठी के आलोक में वो सब हुआ, उस चिट्ठी में बकायदा उन्होंने लिखा था कि
हम ऐसा समझते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग चार्ज सरकार भी ले रही है एक बहुत मिनिमल, उसमें भी लोगों को लगता है देयर इज कमर्शलाइजेशन और लोगों का कम जो दान का भाव कम करता है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह लोगों को प्रेरित करें कि आपने जो दान में ब्लड दिया वो बिल्कुल दान में लोगों तक पहुंच रहा है, देयर इज नो कमर्शलाइजेशन हैपनिंग, सो वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग, रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर ऑफ दैट कॉस्ट। तो उसका एक 350 जो पर यूनिट है वो भारत सरकार कंट्रीब्यूट करती है और उसके बाद वो निःशुल्क हो गया। और 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थिति थी कि वो लोग गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स में जो पेशेंट इन हाउस थे वो तो निःशुल्क रहता, लेकिन जो बाहर से पेशेंट आते हैं, जो निजी अस्पताल या छोटे मोटे नर्सिंग होम में बहुत पेशेंट होते हैं, उनसे 1050 रुपये चार्ज करते। ओके। तो हम लोगों का सवाल यही था कि जब आपको इसका कॉस्ट भारत सरकार दे ही रही है 350, व्हेन योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ और वो कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो ये पैसा आप क्यों लेना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा, क्या आपने अपने गवर्नमेंट में जो यहाँ अब जैसे 42.16 बीपीएल पेशेंट्स हैं यहाँ पे, बीपीएल की पेशेंट नहीं आबादी है यहाँ पे, तो उस अनुरूप उस परसेंटेज में आपने क्या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की क्या? अब रांची में लगभग 400-500 निजी अस्पताल हैं जहाँ सब सर्विसेज होते होंगे, सरकारी कितने हैं? 2। रिम्स सदर के अलावा तो कोई नाम नहीं ले पाएंगे। तो क्या 400 वो थे तो हमारे 100 नहीं होने चाहिए थे सरकार के? तो आज एक हर कोई तो रिम्स पहुंच ही नहीं सकता। आज भी आप रिम्स जाएंगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा, रिम्स वो फुल है, सदर भी ऑलमोस्ट फुल है। तो एक आदमी कहाँ जाएगा? कोई निजी अस्पताल आसपास कहीं उसने अगर मान लीजिए या चंदा ही करके या मदद से कोई छोटा मोटा सर निजी नर्सिंग होम में अपना काम करा लिया, अब वहाँ उसको ब्लड की जरूरत पड़ी, तो वैसे व्यक्ति से आप 1050 कैसे लेंगे आप? वो भी उस जिसका आपको भारत सरकार से सपोर्ट है। तो अब आया भी दान से। ये स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही थी। हाँ, उन्होंने एक ऐसा संकल्प निकाला था। खैर इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा था, तो 8-9 दिन हम लोगों ने धरना दिया। अच्छा, फिर तो धरना दिया एंड आई थिंक हम लोगों ने कोशिश की कि सीएम साहब को का अटेंशन लें कि सर ये गलत हो रहा है। इनफैक्ट हम तो रांची में धरना दे रहे हैं, तब तक तो बाकी रिटेलिएशन था ही नहीं दूसरे जिलों में। अब यहीं दुमका, पाकुड़ ऐसे जिलों में जहाँ पे एक सदर है और कुछ रिम जैसा कुछ नहीं है, और सिर्फ बाकी बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ बहुत लोग निजी नर्सिंग होम में जाते हैं, छोटे मोटे, जहाँ पैसा कुछ खास नहीं लगता, इलाज तो किसी तरह हो जाता है, वहाँ पे 1000 रुपये मांगते। जहाँ पे 80%, 50%, 70% आपकी आबादी बीपीएल है, आयुष्मान लाभ करता है, उनसे आप जाके 1000 रुपये लेते, ये पेशेंट जाके निजी सरकारी ब्लड बैंक में देते। तो वी कुड फाइनली आई थिंक हम लोगों ने ऑनरेबल सीएम को भी लिखा, उनको बहुत कोशिश किया, दूसरे हर माध्यम से, मिल तो नहीं पाए, हालांकि मिलने का कोशिश भी नहीं किया, बट चिट्ठी वगैरह भेजा हम लोगों ने कि दिस इज़ नॉट राइट जो विभाग कर रहा है, एंड इट्स अ वेलफेयर गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छा काम, एक नेक काम आप लोग कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और इस तरफ चार्ज करेंगे तो लोगों का वो भी कम होगा ब्लड डोनेशन से, कि आज सरकारी ब्लड बैंक में भी 1050 लग रहा है, तो जो दान का भाव है वो भी कम होगा। और उसी के लिए तो वो चिट्ठी आई थी कि, और उसी के लिए भारत सरकार सपोर्ट कर रही थी। सो खैर फाइनली वी कुड मेक आवर वॉइस रीच टू द टॉप, एंड उसके बाद जो लोगों ने कुछ 10-12 लोगों से पैसे लिए भी थे उनको भी वापस किया, एंड उसके बाद ये कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा, एंड देन फिर 8-9 दिन बाद हमने वो क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप अनशन पे बैठे तो दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ सोशल सर्विस के? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक बड़ा काम है और हमारे लिए वो है भी नहीं। पॉलिटिक्स नहीं जाना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाना चाहते हैं। अगर कभी ऐसा कोई मौका मिला वेयर यू नो आई कैन, कोई एक लीडरशिप रोल है जहां आई कैन मेक इम्पैक्ट, सो मतलब ऐसा कोई परहेज नहीं है, बट मेरे लिए आउटपुट और सब मीनिंगफुल आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर कोई मुझे ये कह दे कि भैया आओ ज्वाइन कर लो, आके इधर बैठ के गपशप लगाते रहो, तो आई एम नॉट द वन टू डू दैट। मेरे लिए कोई भी काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कुछ समय दे रहे हैं तो उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट हो। करेक्ट। एंड मीनिंगफुल का मतलब रियली मीनिंगफुल है, मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रचार के लिए कोई काम करना है। देखिए आप अच्छा काम करते हैं, प्रचार तो एक बाय प्रोडक्ट है, और बहुत सारे लोग मुझे शायद नाम से जानते हैं, चेहरा उन्होंने नहीं देखा होगा, विच आई एंजॉय सो मच। हम कई ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे
दे रिकग्नाइज मी बाय नेम कि अरे यू आर द वन, ऐसे करके कि तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। रिसेंटली आई वाज देयर, मैं गया था छठ की प्रसाद के लिए किसी के घर पे, तो अपार्टमेंट में ऐसे ही कोई मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराया कि अरे ये मिलिए, वो अतुल गेरा है ये, ऐसे करके उसने ऐसे ही मजाक में बोला। तो उनको लगा कि अरे एक अतुल गेरा को हम जानते हैं, तो कोविड के टाइम पे वो बहुत नाम था वो, तो आप क्या करते हैं? तो आई थॉट कि नहीं, हम तो छठ का प्रसादी ले रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब वो अलग है हम अलग है। तो उसने एक ऐसा इमेज बना के रखा था मेरा कि ये कोई हेलीकॉप्टर से वो आदमी उतरेगा। तो अच्छा, कोविड के समय में बहुत लोग कॉल किया करते थे, मतलब उनका वो इमेज था कि नहीं अरे वो तो बहुत नाम है भाई, मतलब ये ऐसे ये थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, साइकिल में आया है इधर ऐसा। तो ही कुड नॉट इमेजिन कि आई एम द सेम वन। वो जाते जाते बोला कि ही वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये नहीं हो सकता, कोई और होगा। वो तो बहुत नाम सुने हैं उनका, वो मतलब ही वाज कि अनकॉमन नेम है, लेकिन आप लोग दोनों का सेम नाम है। मैंने कहा हाँ है वो, हम भी नाम सुने हैं उनका, ऐसा करके हम भी वी लाफ्ड एंड वी वेंट अवे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि आपकी स्टोरी मैं जब अभी सुना तो, और सोनू सूद का भी मैं थोड़े दिन पॉडकास्ट किया था पहले, अच्छा ठीक है ना, मैं उनकी बात सुना तो बहुत सिमिलर पाथ लगा कि आप दोनों ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, प्योर ह्यूमैनिटी है। तो क्या ये अगर लोग मान लें कि यू आर सोनू सूद ऑफ झारखंड, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आई एम हैप्पी विथ माई नेम एंड वो खैर वो तो खैर क्योंकि ही इज एट अ प्लेस जहाँ पे वो लार्जर इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप उनके काम को कैसे देखते हैं? नहीं रियली गुड। आई मीन जितनी प्रशंसा की जाए, इनफैक्ट वो या फॉर दैट मैटर जितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं ये सब जहाँ हैं, ठीक है, रियली ब्रिंग सो मच। इनफैक्ट दिस ब्रिंग्स मी टू वन टॉपिक कि कितना मुझे तो पर्सनली बहुत दुखी करता है ये कि अब जैसे आप आज सुबह का प्रभात खबर देखें, फ्रंट पेज पे कौन है? सर कपिल देव। उनके आगे सर लगाया गया है, क्यों लगाया गया? तो ये जो सम्मान है सिर्फ मतलब कि उन्होंने देश के लिए क्रिकेट खेला और देश ने उनको कितना सम्मान दिया, उनको क्या जरूरत है पान मसाला बेचने का? ओके। तो या बहुत सारे सेलिब्रिटी फॉर दैट मैटर, आप पान मसाला क्यों बेचते हैं? और आई टेल यू समथिंग, अभी रिसेंटली हम लोग जैसे ड्रग्स को लेके बहुत जैसे CID के साथ और पुलिस और ड्रग कंट्रोल, डालसा और NCB के साथ एक आई एम पार्ट ऑफ दैट टीम जिसमें हम लोग जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं फॉर ड्रग्स एंड यही सब चीज़ों को लेकर। तो हम लोग एक स्कूल में थे रिसेंटली अनगढ़ा में, एंड वहाँ पे प्रिंसिपल ने मुझे बताया, देयर इज अ लेडी प्रिंसिपल ओवर देयर, कि जब सेशन पूरा कर लिया हम लोगों ने, 1.5 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, समझाते हैं और थोड़ा और पूरे प्रशासन को और एक कम्युनिटी को सामने लाने की कोशिश करते हैं, नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, सो दैट एक जो कई बार दीवार होती हैं ऐसे कि NCB बोलकर लोग डरते हैं कि अरे NCB को कैसे खबर करें या कोई जानकारी दें तो क्या मुझे तो कोई खतरा नहीं, मतलब वो सारी मिथ्स तोड़ते हैं जाके और कोशिश करते हैं कि कुछ छोटा मोटा कोलैबोरेशन हो कि ये जो ट्रक पेडलर्स हैं इन सबको कैसे पुलिस के लिए चीज़ें आसान बनाई जाए और कम्युनिटी को कनेक्ट किया जाए उनसे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे एक पान मसाला दिखाया एंड शी सेड कि यहाँ पे बहुत बच्चे खाते हैं। तो बोली पता नहीं ऐसा क्या है, तो उसने मुझे ये बताया कि वन डे आई ट्राइड, पूरा एक सैचेट छोटा सा था बिल्कुल, तो मुझे लगा कि ये सब बच्चे खाते हैं तो एक बार ट्राई करें इसमें ऐसा क्या है, जबकि इसमें लिखता कोई मसाला वसाला कुछ नहीं है, मतलब देयर इज जर्दा नहीं है। तो बोली हम एक दिन पूरा पान मसाला खाए और मुझे चक्कर आया और हम गिर गए, इमेजिन। तो मैंने वहीं से उनसे को सैंपल मांग लिया कि मैम एक ये ना सैंपल मुझे दे दीजिए। तो मैंने वो भेजा है फूड सेफ्टी में वो लैब को उसकी जांच के लिए कि इसका कंटेंट जो है और ये जो लिखते हैं व्हाट दे क्लेम कुछ तो जरूर अलग होगा, क्योंकि कोई चक्कर खा रहा है अगर, हालांकि उसके रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, स्टिल वेटिंग। सो ये बड़ा दुख की बात है कि ऐसे सेलिब्रिटीज जो आज ऑनलाइन जो जुआ है, ऑनलाइन गेमिंग, वो खेलने को प्रचार करते हैं, तो गवर्नमेंट भी तो इसको पब्लिश कर रही है और प्रमोट कर रही है। वेरी सैड, मतलब इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट कि आप इस तरह
अपनी पूरी जो हम यूथ कंट्री बार बार कहते हैं, हमारा कंट्री का एक जो यंग जनरेशन है, वो आई सी जब हम लोग पहले और अब में जो फर्क देखते हैं, बहुत बड़ी आबादी डिसोरिएंटेड है, बिलीव मी, करेक्ट खोए हुए हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, ऑनलाइन गेमिंग में, नशा में, जुआ में। एंड आई हैव नोन सो मेनी पेरेंट्स हु हैव टोल्ड अस कि 12वीं में बच्चा पढ़ रहा है, पार्ट 1 में बच्चा पढ़ रहा है, 6 लाख हार के बैठा है। हाँ ट्रू, और सुसाइड कर लिया या चोरी कर लिया। यू नो व्हाट, ये डेबिट बैलेंस में चल रहे हैं। कैसा डेबिट बैलेंस है कि सामने वाले ने, जो भी वो व्यक्ति है, जो भी वो नेक्सस गैंग वो चलाता है, दे हैव गिवन देम स्पेस कि ये 6 लाख का डेबिट बैलेंस है, स्लोली पे अस। मतलब जब इसकी नौकरी लगेगी बेचारे की, तो वो अपनी नौकरी का एक हिस्सा पैसा उनको जिंदगी भर पता नहीं चुकाता रहेगा विद इंटरेस्ट। आई हैव सीन दोस केसेस। जब हम लोग ये सब बातें करते हैं जाके, तो ये सब बातें भी करते हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी टच्ड, और वो कभी कभी कोई अपनी स्टोरी शेयर कर लेता है कि सर हमारे यहाँ मेरा एक दोस्त के साथ ऐसा हो गया, कैन यू हेल्प अस। तो फिर हम उनको CID से या उस राइट ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज हेल्प देम। तो सब कुछ इलीगल है, उसने जो पैसा या वो जो भी नेक्सस चल रहा है, एवरीथिंग इज इलीगल। लेकिन ऐसी बहुत बड़ी आबादी एंड जो मतलब मेरे तो परिचित में ऐसे लोग हैं जिसको हम लोगों ने समहाउ पुलिस की मदद से उनको थोड़ा सा गार्डिंग किया है कि जुआ में पैसा हार गए, नशा कर रहे हैं। अब नशा कर रहे हैं तो सिर्फ नशा यहाँ से ख़त्म नहीं होता कि आपने नशा कर लिया और नशा करके सो गए। इट इज़ इम्पैक्टिंग योर एवरीथिंग, मतलब योर फैमिली, योर बिजनेस, जो भी आप करते हैं, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर वर्क लाइफ, सोसाइटी, आपके अंदर आपका व्यवहार बदल चुका है। देयर इज सो मच क्राइम विच कैन हैपन ओनली बिकॉज ऑफ ये नशा और जुआ। और अगर ये दोनों हम कंट्रोल कर पाए या ख़त्म कर पाए, तो मुझे लगता है ज़्यादातर क्राइम ख़त्म हो जाएंगे समाज में। कि जो हीनियस क्राइम्स ये आप देखते हैं, जो आपने कलकत्ता में भी जो हीनियस क्राइम हुआ, मतलब somebody was sharing from the department only कि वो पूरा ड्रग्स में था वो आदमी। तो इतना हीनियस क्राइम एक्चुअली कोई बिना नशा कर भी नहीं सकता, या वो उस स्टेट ऑफ माइंड में कि जब आप इतना नीचे चले जाते हैं, तो वो आप एक सर्टन एक हाई में ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी अपने होशोवाज में इतना हीनियस क्राइम नहीं कर सकता है। या बहुत जो अटैक्स आप देखते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? वो आदमी नशे में है, उसको तो माइंड वॉश तो किया, लेकिन उसको फिर इतना नशा दे दिए कि उसको मौत से डर नहीं है। तो इस वक्त तो रांची, झारखंड में नशा बहुत बड़ा है। हालांकि हर स्केल में काम हो रहा है, एंड थैंकफुली वी हैव अ वेरी सेंसिटिव DGP, वो चूँकि CID DG रहे हैं, तो बहुत काउंटर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। बट आप उधर से देख रहे हैं कि उतना ही वो दिख रहा है कि चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि काउंटर अटैक से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट इट्स एक्सपैंडिंग। तो बहुत लोग उसमें रिक्रूट हो रहे हैं, बहुत लोग खेती कर रहे हैं जिनको समझाया जा रहा है। तो आई थिंक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक बहुत लेवल्स पे गवर्नमेंट को इसको काउंटर करना पड़ेगा, इसको एड्रेस करने के लिए, कि कैसे हम कम से कम जो प्रचार कर रहे हैं उनको रोकें। कि आज एक बच्चा एक क्रिकेटर को देखता है, अब कोहली जैसा क्रिकेटर कहे कि आप ये खेलो, MPL खेलो, यस, कौन सा गेम, कौन सा सेलिब्रिटी नहीं कर रहा, उसी की क्या ज़रूरत है? उस आदमी के पास किस चीज़ की कमी होगी? पैसा ही मिला होगा इस काम को करने के लिए। इस पे कभी कोई PIL नहीं हो सकता? PIL का तो आई एम श्योर कुछ तो उस पर डिसिप्लिन में इनको लाया जा सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ मैं बताऊं आपको, मसाला पे हुआ, हम लोगों ने बहुत X पे वी केप्ट राइटिंग, तो आई डोंट नो, आई एम श्योर मेरे से तो इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा होगा। बट एक चिट्ठी जो है, बहुत अच्छी चिट्ठी, बहुत ऐसा कि उसने बहुत टॉन्ट भी किया, स्वास्थ्य विभाग ने BCCI को लिखा है रिसेंटली कि आपके प्लेयर दे आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड, पूजनीय हैं, इनकी क्रिकेट की जिस तरह पूजा होती है हमारे देश में, हम सब भी बहुत पसंद करते हैं। वी ऑल लाइक योर प्लेयर्स द वे यू नो दे हैव शोन इंडिया, और हमारा जो सम्मान बढ़ाया है। लेकिन आई एम श्योर कि उनकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप मसाला और ऐसे हेल्थ हजार्ड वाले चीज़ों का प्रमोशन ना करें। ये किसने लिखा? ये स्वास्थ्य विभाग ने लिखा है, DGHS ने लिखा है, BCCI प्रेसिडेंट। स्वास्थ्य विभाग झारखंड नहीं, भारत सरकार, एंड दैट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यस, मेरा एक सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार
बीसीसीआई को चिट्ठी लिख सकते, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, पीएमओ को क्यों नहीं चिट्ठी लिखते, भैया इसे बंद करवाओ। अब स्वास्थ्य विभाग तो पीएमओ का ही हिस्सा है। हाँ, तो भाई बंद करवाना, प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ये सवाल सबसे मजा तो तब आता है जब बच्चे पूछते हैं हमें स्कूल में। जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना एजुकेशन में, तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ ये सवाल नहीं आया कि आप कह रहे हैं शराब की दुकान, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम गांजा, अफीम ऐसे नशों की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं ना, तो जो लोग छोटा नशा, अब तो अल्कोहल का हम छोटा नशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देयर आर लेवल्स नाउ, करेक्ट, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोन वो यंगस्टर होगा जो पहले सिगरेट भी पीता है, अब वो ड्रिंक भी करता है, नाउ ही सीकिंग मोर हाई, अब उससे वो बोर हो गया, तो अब वो हैश की तरफ बढ़ रहा है, फिर वो बाद में कोकीन की तरफ भी जाएगा, हेरोइन की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो छोटे जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये सब गेटवे हैं, गेटवे हैं बड़े नशे के लिए। जिस तरह बीपी, थायराइड, शुगर और ब्लड प्रेशर गेटवे है बड़ी बीमारियों के लिए, जहाँ ऑर्गन डिसऑर्डर आएगा, तो ये उसके लिए गेटवे है। तो उसको रोकने के लिए जब हम बच्चों के पास जा रहे हैं तो हम तो वहाँ बात करेंगे उस बच्चों को कि आपको ये कभी नहीं लेना है, क्योंकि यही रास्ता जो है वहाँ तक कईयों को ले जाता है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा प्रोन है कि जब आप शराब पीते हैं तो और नशा ढूंढते हैं। लेकिन जो शराब भी नहीं पीता है, एकदम टी टॉटलर है, वो सीधा कभी वो नशा नहीं करता है यूजुअली। तो ये वही लोग करते हैं जो एक सर्कल में हैं और इतना नशा कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। सो अब तो हम लोगों ने ऐसा सफरिंग देखा है विद दिस की बहुत सारे बच्चों की या उनके अभिभावक भी कभी कभी संपर्क में रहते हैं, तो बताते हैं कि किस तरह मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और फैमिलीज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, तो वो सिर्फ नाश है उसमें। एंड लेकिन अभी ये जब बच्चा नशा शुरू करता है या जो लोग उसका प्रचार करते हैं या जो लोग उसकी पेडलिंग या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका तो काम है इनको इन्फ्लुएंस करना कि टेस्ट करो, पहले कम कीमत में देंगे या स्पॉन्सर करेंगे, फिर पार्टीज में बुलाएंगे, एंड देन स्लोली अब तो यहाँ हाउस पार्टीज होने लगी हैं, एंड समहाउ दीस आर यस 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 वी हैव नोन, और पुलिस को भी पता है। पुलिस का क्या रोल है इसमें, इसको कंट्रोल करने में? लोकल लेवल की जो पुलिस है, हमें ऐसा कई बार लोकल लेवल पुलिस लेवल पे तो हायर लेवल पे पीपल आर वेरी सेंसिटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम लोगों ने अपने सेशंस में ये भी पाया है कि लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड अस कि दे डोंट ट्रस्ट थाना को, डरते हैं बताने से, इसीलिए वो रोल रहा है कि ऊपर से भी ऑफिसर्स जाके 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं और बहुत थाना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती ही है। लेकिन आई थिंक सब ह्यूमंस हैं, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है, हर आदमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कि आप रास्ता बनाएं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं गाड़ी खाना चौक के पास रहता हूँ। एक दिन रात को 11 बजे के आसपास मैं गाड़ी खाना चौक से अपने घर की ओर जा रहा था। ट्रैफिक जाम, एक बड़ा गाड़ी वहाँ पे लगा रखा था। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे, रात को 11 बजे तुम इतना जाम, हैवी जाम कर रखे हो, और बोल रहे हो और वो मुझे बताया कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो मैं बोला घर में कैसे जाऊँगा? बोला तू घूम के जा, पैदल जा, गाड़ी बाहर लगा दे, मैं नहीं जानता। थोड़ी बहस के बाद मैं उससे बोला कि ठीक है मैं थाना को फ़ोन करता हूँ। विल बी शॉक टू नो 12,000 रुपया महीने का देता हूँ। लेकिन बिलीव मी, ये हम सब ऐसा अपनी जर्नी में पाएंगे, बट आई स्टिल सो मच बिलीव इन द सिस्टम कि मेरे यहाँ घर के आसपास भी ऐसा होता है कि कभी रात को 10 बजे कुछ गाना चल रहा है विच यू आर नॉट सपोज टू, बट जब हम फ़ोन करते हैं ना, जैसे आप अगर थाना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप एसएसपी आवास का जो आवासीय जो ऑफिस होता है वहाँ पे अगर जो लैंडलाइन नंबर है, डीआईजी जो ऑफिशियल वहाँ पे जो ऑफिस है, जो कंट्रोल रूम है, जनता को बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब लगे कि थाना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या थाना का कोई पदाधिकारी उनको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो बीइंग एक सिविलियन उनको कैसा बिहेव करना चाहिए? क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति रांची में रहते हुए, मैं आपको एक दूसरा इंसिडेंट जिस वजह से मैं आपसे 2 दिन पहले कनेक्ट हुआ हूँ मैं बताता हूँ। एक महेंद्र सिंह धोनी के घर के सामने एक कट मार्क है पेट्रोल पंप जाने के लिए। मैं अपने भैया के साथ कार से एकदम स्लो स्पीड में राइट टर्न लिया। एक लड़का 25-27 साल का ड्रंक एंड ड्राइव वाले केस में उड़ते हुए स्कूटी से आ रहा था।
स्पीड इतनी जोरदार है कि क्रेटा में वो स्कूटी से मारता है और क्रेटा का एक्सल बेंट कर गया। आप समझिए कितनी स्पीड से टक्कर थी। नाउ वो गिरा और ब्रेक गाड़ी में लगी, नहीं तो उसके सर पे गाड़ी का पिछला टायर होता। और मैं उतरा हूँ गाड़ी से, थाना का जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है वो चिल्लाता हुए मेरे को आंख दिखाते हुए तूने मारा है। अगर हम एक आम आदमी हैं तो सबसे पहले हमारी डर की वहीं हालत पतली हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या किए, उस व्यक्ति को उठाए, अपने कार की पिछली सीट पे डालते हैं, पूरी सीट पे जब तक उसको उठा के वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हरमू हॉस्पिटल है, हरमू हॉस्पिटल जाते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए। नो बडी फ्रॉम पुलिस, PCR, ट्रैफिक, ठीक है, वॉज अलोंग विथ अस। हम लोग उसको पीछे सीट पे डाले, उसकी ब्लीडिंग से पिछला सीट में लगभग 1/2 लीटर से ज़्यादा का ब्लड मेरे सीट पे क्लॉट किया। लेके हरमू हॉस्पिटल पहुंचे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, और उसने जवाब दे दिया कि रेफर कर रहा हूँ। इवन हरमू हॉस्पिटल डिनाइड कि मैं एम्बुलेंस दूंगा, मेरे पास ड्राइवर नहीं है। 3 एम्बुलेंस खड़ी है। वी कॉल्ड पुलिस वाले आए। अब वो बोलता मेरी तो ड्यूटी ऑफ हो गई थी, मैं तो घर जा रहा था, मैं तो अननेसेसरी फंस रहा हूँ आपके चक्कर में, आप लोग जिम्मेवार हैं, आप संभालिए। जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल रहे हैं। देखिएगा, वर्ड मार्क कीजिए, मैं तो ड्यूटी ऑफ था, मैं तो आपके चक्कर में आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, रुको। और तब मैं फ़ोन किया हूँ तो मैंने बोला कि भाई तेरे रहते हुए हरमू हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल एम्बुलेंस देने से डिनाई कर रहा है, तू करके रहे, तो बोलते क्यों नहीं इसके मालिक को कि एम्बुलेंस दो। और 2 बजे से लेके 3 बज गया वहाँ से मुझे लेके उस बंदे को सदर निकलने के लिए। 108 में डायल करता हूँ, एम्बुलेंस आती है, उस एम्बुलेंस में डाल के हम लोग फिर सदर जाते हैं। अब देखिए, हमें रेफर किया गया रिम्स, हम रिम्स के लिए थे। 108 का एम्बुलेंस हमें क्या बुद्धि देता है, वो देख चुका है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो चुका है, बैंडेज वैंडेज लग चुका है, उसको ले जाना चाहिए था रिम्स, क्योंकि CT स्कैन सदर में अवेलेबल नहीं है एज पर द डेटा। तो एम्बुलेंस को पता था कि ये CT स्कैन का कैसे केस रहेगा, उनको डायरेक्टली लेके रिम्स जाना चाहिए था। उसने मुझे फीड क्या किया, भैया सदर बगल में ले चलते हैं, तुरंत इलाज हो जाएगा। हम तो सिविल नहीं, हमें पता ही नहीं है कुछ। हम बोले ठीक है चलो। थाना बोलता है कि आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कोई नहीं जाएंगे। हम बोले ठीक, हम चलते हैं। थाना से कोई नहीं पहुंचा। वी रीच्ड सदर एडमिट करवाए, स्टार्ट हुआ, उसने रेफर कर दिया अगेन, भाई आपको रिम्स जाना पड़ेगा। अब वहाँ से रिम्स ले जाने के लिए कौन है, कोई नहीं है, तो कोई आप ले जाइए। अब हम ही फंसे हैं। देखिएगा, वहाँ भी प्रेशर हम पे होता है कि आप लेके जाइएगा रिम्स, और कोई नहीं ले जाएगा। हम वहाँ पे मेरे पास, मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मुझे थाना प्रभारी को लेते हैं। इसके बीच में मैं SDO रांची को कॉल किया था, वहाँ से उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा बंदा रिम्स पहुँच गया और रिम्स में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। अपने सीनियर पदाधिकारी को वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आप कनेक्ट करवाए, मैं बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ रिम्स। भाई रिम्स पहुँचे, अगेन वो बंदा जो ऑफ ड्यूटी बोल रहा था हरमू हॉस्पिटल में, ही वॉज देयर। अब वो क्या बोलता है, आपके ऊपर केस हो जाता, आप इतना कर दिए इसलिए बच रहे हैं, आप बैठिए ना। और मेरे से लिटरली उसका लड़ाई होते होते वहां पे बच गया। वो मेरे को थ्रेट कर रहा था कि आपके ऊपर जानलेवा गैर इरादतन हत्या का केस हो जाता अगर आप यहाँ नहीं आते तो। हमने उसको एडमिट करवाया, CT स्कैन का बिल पेमेंट किया, CT स्कैन करवाया, और उस सारा कुछ जब नॉर्मल आया तब आपका वो बंदा मेरे को बोलता है कि भैया CMO के पास चाहिए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ्री हो जाइएगा। और तब तक उसका कोई परिचित, कोई रिलेटिव नहीं मिल रहा है। 2 बजे से लेके ये घटना 7 बजे तक हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे ही थे। इमेजिन 5 घंटा आप टाउन में, और 4 घंटा उसको लगे 3 घंटा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, जबकि हरमू रोड में सबसे VIP रोड का एक्सीडेंट है। आई थिंक ये ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप इसे राइटिंग भी करें, और स्पेशली टू द DGP, तो ये जो कड़ी में जितने लोग थे ना, इन सबकी थोड़ी जिम्मेदारी थी कि अब हरमू हॉस्पिटल को इमीडिएटली एम्बुलेंस दे सकते थे। आई एम श्योर अस्पताल है उनके पास, अगर उनका कोई निजी कोई मरीज का कॉल होता कि मरीज लाना है, तो आई एम श्योर एम्बुलेंस उसी के लिए तो था, उसी के लिए था। हाँ, बट दे फेल्ट, अब जो भी कारण रहा हो, आई थिंक, बट दे शुड हैव मेड श्योर कि वहाँ पे उस मरीज को एक बार इवैल्यूएट करके उनको ही गाइड कर देना चाहिए था कि ये सदर मत जाइए, आप सीधा रिम्स चल जाइए। रिम्स चले जाइए। ट्रू।
अब सदर पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि चूंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सिटी स्कैन वो फैसिलिटी नहीं है, तो दे अंडरस्टूड कि अब हम जब तक ये इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि माथे पे क्या इंजरी है और कितना रिस्क है, सो उन्होंने तो ठीक ही किया एक बार कि चलो आप यहाँ से रिम्स जाइए, बिकॉज हम इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जान का खतरा तो माथे की इंजरी से ही है। बाकी अगर शरीर में कोई बहुत अंग में चोट नहीं है तो खतरा कम हो जाता है, एटलीस्ट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि थाना का एक बहुत बड़ा रोल था। ये जो ओरिएंटेशन मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आप इसको राइटिंग में करके इस कड़ी में कहाँ जो गैप्स, जैसे अगर पुलिस वालों की भी ये इस तरह से ट्रेनिंग हो कि ये तो बेसिक जानकारी की जब पता है कि ये सदर में नहीं होना है तो हम सीधा वहीं पहुँचे। अब उसके मोबाइल में, हालांकि जब मेरी भी बात हुई तो उसने यही बताया कि हम मोबाइल उनके पास उन्होंने रख लिया है, बट दे आर वेटिंग फॉर समबडी टू कॉल इन दैट मोबाइल। हमने उनको कहा कि भाई ये तो थंब से ज़रूर खुल जाता है या फेशियल, उससे अगर आप इसको करते तो हम जल्दी परिवार को संपर्क कर पाएंगे। क्या नॉनदलेस प्रायोरिटी है कि अब जब आपको पता है, सबको पता है, तो इसको ट्रीटमेंट पहले मिल जाए। जो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्डन आवर है, अब गोल्डन आवर तो दूर ही रह गया, कई आवर्स चले गए, गोल्डन आवर तो एक ही घंटा होता है। सोचिए मैं 2 to 3 मैं हर हॉस्पिटल में स्टक हूँ यार। और मेरी डर क्या है, सो मैं बताता हूँ एज ए सिविलियन, कि अगर इस बंदे का कोई डेथ हो गया या कुछ दुर्घटना हो गई तो यार अल्टीमेटली मैं फंस जाऊंगा। मैं कैरी कर रहा हूँ डेड बॉडी, तो एक कॉमन आदमी कैसे भरोसा करे। और वो भी आप सोचिए कि रांची में VIP रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, ट्रीटमेंट लेने में 3 घंटे लगते हैं उसको। बाहर का क्या सिनेरियो होगा? नहीं, ये तो बाहर का सिनेरियो में क्या बताऊं आपको। हम लोग तो रोज़ ऐसे पेशेंट देखते हैं जो प्राइवेट में जाकर ही फंस कैसे जाते हैं। एंड बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, और बहुत रादर दैन रिफॉर्म आई शुड टेल कि नियम तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं। यर इस पूरे कड़ी में यू वेर अ गुड समैरिटन, इनकी गुड समैरिटन पे एक पॉलिसी है जिसमें यू शुड बी अवॉर्डेड, और वी आर गेटिंग पनिश्ड। मेरे को तो थ्रेट कर रहे थे, मैं मंगाता हूँ वीडियो, दिखाता हूँ आपको आपने कैसे मारा। मैंने बोला भाई तू मंगा ही दे वीडियो, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो हॉस्पिटल वाले, रिम्स वाले कोई डॉक्टर आई या नर्स, वो बोली आप लोग लड़ने आए यहाँ पे? मैंने बोला नहीं लड़ने नहीं आए, लेकिन ये भाई साहब मेरे से उलझ रहे हैं अननेसेसरली। नहीं, आई थिंक इसमें उनकी ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत है, और उनकी भी और जानकारी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि ऐसे सिचुएशन को हाउ आप बिलीव 2 चीज़ मैं सीखा उस इंसिडेंट से। एक कि आपका मोबाइल ओपन होना चाहिए या नंबर कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए, पॉकेट में, पर्स में, कहीं पे भी नंबर ज़रूर होना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर ऐसा नहीं है तो आप ह्यूमन बीइंग तो ट्रीट ही नहीं होते। कैसे उठा के उसको फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, कहीं का गिरा हुआ है। ठीक है वो ड्रंक था, मैं मानता हूँ, लेकिन वो थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं हम बीइंग ह्यूमन बीइंग। ट्रू आई थिंक ये देयर इज लॉट ऑफ गैप्स, और यहाँ पे जितने कड़ी में लोग थे, कईयों सभी को और सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। और आई थिंक अगेन कंप्लायंसेस कि जहाँ पे आपको सम्मान मिलना था, जैसे एज ए गुड समैरिटन, जो सपोर्ट सिस्टम वहाँ होना चाहिए था, जो जिम्मेदारी उस अस्पताल को निभानी चाहिए थी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आई थिंक चूँकि कई बार मुझे लगता है ये कैसे चीज़ें मिस हो रही हैं कि जैसे अगर ये कड़ी, जैसे आप नहीं होते, आप जानकार हैं, आप इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे इंसिडेंट्स को छुपा जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, या ऐसी चीज़ें ऊपर तक या इस तरह से लैबोरेट वे में रिपोर्ट नहीं होती हैं, और कोई ये नहीं बताता है कि क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। तो आई थिंक अगर यहाँ फॉर दिस मैटर एंड फॉर दिस इंसिडेंट ऑल्सो, कि अगर इसको राइटिंग में करके DGP और इनको बताएं कि आपके यहाँ सिस्टम में ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं और इसको इस तरह से ठीक होने की ज़रूरत है, तो आई एम श्योर पीपल आर वेरी सेंसिटिव ऑन टॉप। ऊपर में लोग बहुत सेंसिटिव हैं। जब हम जाते हैं, मिलते हैं, तो वी सी कि दे आर सो सीरियस अबाउट थिंग, बट अगेन नीचे आते आते चीज़ें थोड़ी सी अगेन कि अब हर तरीके के लोग हैं, अब इन्हीं के साथ सब चीज़ें होनी हैं, लेकिन ये है कि कंटिन्यूस एक प्रोसेस की ज़रूरत है। लेकिन कि वो मेरा सवाल ये है कि सपोज मैं एक कॉमन सिविलियन हूँ और मैं चाहता हूँ सपोर्ट करना, तो इज़ देयर एनी सिस्टम जिसको मैं कॉल कर दूँ और वहाँ से लोग एक्टिव हो जाएं, कि मैं ही इन्वॉल्व हूँ? यहाँ पे जो सिस्टम है वो पुलिस ही है।
अच्छा। अगर आपको तो पुलिस थी ही वहाँ पे, इसलिए आई एम सेइंग कि व्हाई दिस शुड बी रिपोर्टेड, कि ये जो पूरा सिस्टम की आप बात कर रहे हैं वो सिस्टम जब पुलिस आपके साथ थी तो दे शुड हैव टेकन केयर। ओके। और ये ओरिएंटेशन अगर बेहतर होता उनके साथ कि अब माथे की चोट है तो आप सदर लेके मत ही जाओ, आप सीधा रिम्स लेके चल जाओ, नो पॉइंट टेकिंग टू सदर, क्योंकि वहाँ वो हेल्प होगा ही नहीं। तो ये जो ओरिएंटेशन वाई एम सेइंग अगर होता और वो सेंसिटिव होता वो ऑफिसर उस वक्त, तो ये समय काफ़ी बचता। और जो आपके साथ हुआ वो एक्सपीरियंस तो होना ही नहीं चाहिए था, रादर ही शुड हैव अंडरस्टूड एट द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर अ गुड समैरिटन। आप एक नेक नागरिक हैं और नेक नागरिक के साथ आपको कैसे व्यवहार रखना है ये निभाना था उनको, जो उन्होंने नहीं निभाया। तो वो जो गैजेट भी है गुड समैरिटन का, जिसमें यू आर सपोज्ड टू बी अवॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट, सो आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं ना ये पुलिस से आती, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज देयर विथ यू, उनको ही बताना था, वो जानते हैं इस चीज को। तो ये कई बार एक पर्टिकुलर अधिकारी को सेंसिटाइज करने की जरूरत हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी थाने का होता तो वो बेहतर डील करता है इसे, ये भी हो सकता है। तो अभी लेकिन हर सिचुएशन में हर व्यक्ति को इनको तैयार रखना है। तो आई थिंक इसीलिए अगर आप इसको जरूर रिपोर्ट करें तो ये जो आपने एक्सपीरियंस किया और जो कमी दिखती है यहाँ पे, तो आई थिंक ऐसा ही रिपोर्टिंग्स होते रहने से ही मुझे लगता है कि चीजें बदलती हैं। फिर ये टॉप टू डाउन आएगा कि जब ऐसे केसेस में आप लोगों को बैठाओ और बात करो ये आप क्या गलती कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा राइटिंग में करेंगे तो आई एम श्योर कि विद दिस सिस्टम एंड द पीपल ऑन द टॉप चीजें जरूर कुछ ना कुछ नीचे इम्प्रूवमेंट के लिए आएंगी। अब आते हैं डॉक्टर पे। मैं जब हरमू हॉस्पिटल में था, पता नहीं मुझे बोला, मैं बोलता ही हूँ, ठीक है ना। मैं हरमू हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुहास ततरवे, मैं उनको कॉल किया एम्बुलेंस के लिए, 3 कॉल रेगुलरली किया। पीपल देयर टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब ऊपर बैठे हैं एंड ही डिडंट पिक माय कॉल। अब मैं इसमें क्या कहूँ, बट आई थिंक तो आप सोचिए कि पुलिस, डॉक्टर्स, ऑल आर इनसेंसिटिव। इस सोसाइटी में जब लोग ऐसे ओहदे पे बैठे लोग इनसेंसिटिव रहेंगे, तो बीइंग नागरिक मैं चाहता हूं कि आप बताएं कॉमन सिविलियंस को कि आपको कितना सेंसिटिव रोल प्ले करने का ज़रूरत है, जहाँ पे जिम्मेवारी वाले पद पे बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत करने को तैयार है। नहीं, आई थिंक यहाँ सबसे ज़्यादा आई थिंक सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा अगर हम ऐसे कहें कि सब जो रियल आपने गंभीर तरीके से इसको हैंडल किया वो आप ही नहीं किया एज अ सिविलियन, क्योंकि कोई और व्यक्ति होता तो वो तो वहाँ से भाग गया होता। ट्रू। और ये कब क्या कहाँ पहुंचता गॉड नोज किस तरह हैंडल होता, क्योंकि आप साथ रहे उसके। तो आई थिंक यू हैव रियली बीन अ गुड समैरिटन फॉर हिम एटलीस्ट, कि तुम उसने सही गाड़ी को टक्कर मारा। कोई दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा हो तो वो तो भाग जाता, कितनी देर में कौन आता, लेकिन अब वही उसके लिखा था और अब वो भी नशे में था। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नशा में होके एक्सीडेंट करता है तो एक बार इन जनरल आदमी लेस सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए, उसको लगता है कि डिजर्व्ड इट। लेकिन अब उसके पीछे भी अब हम जब जज करते हैं तो आई डोंट नो क्या कारण रहा होगा, किस लिए बेचारा दुखी रहा होगा, या जानबूझ के या अनइंटेंशनली कि उसने क्यों क्या किया, तो ये भी शायद हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपने तो जो किया, आई थिंक यू आर एन एग्जाम्पल, यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर, कि आप एंड तक उसके साथ रहे, जहाँ आपको ये पता चला कि हेड इंजरी ऐसी कुछ नहीं है एंड परिवार भी आ गया, एंड तब तक आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे लोगों को ये सीखना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो उनको आप जैसा करना है। तो यू आर द गुड एग्जाम्पल हियर। और बाकी जहाँ हॉस्पिटल या पुलिस का रोल जो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा अगर वो इनसेंसिटिव थे, तो आई थिंक वहाँ पे दिस इज़ वेयर वी नीड टू नॉक द मैनेजमेंट या टॉप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कि आपके यहाँ ये चीज़ें अगर ऐसे में ऐसी है तो आप कैसे, हम एक गुड समैरिटन को मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे हम ऐसे परिस्थिति में ऐसा होना बताएंगे। तो आई थिंक इस पूरी कड़ी में द मोस्ट पॉजिटिव थिंग आप थे, और दिस इज हाउ पीपल शुड बी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक्सपीरियंस जो भी रहे आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और इरेस्पेक्टिव वो और इनसेंसिटिव भी होते ना तो आप जैसा तो होना ही चाहिए था। मतलब जो आपने किया वो बिल्कुल सही किया। आप डरते हैं पुलिस से, आप ये बात सोचिए। 1 सेकंड के तो मेरे मन में भी डर उसने पैदा कर दिया। गैर इरादतन हत्या का केस आप पे दर्ज हो सकता है। अरे भाई मैं किया क्या हूँ, मेरी गाड़ी में उसने मारा है। इसीलिए आई एम सेइंग यू आर अ गुड एग्जांपल हियर, यू आर अ सो गुड एग्जांपल हियर। डर तो मेरे मन में भी आया उस वक्त, फिर मैं सोचा अरे यार करेगा क्या, मैं थोड़ी गलती किया हूँ, निकालो सीसीटीवी का। इसीलिए ये 2 कड़ी
का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अगर वो नहीं कहना चाहिए था, वो तो आप नहीं डरे, आप लगे रहे साथ में, नहीं तो कोई और व्यक्ति होता तो बीच में छोड़ देता, पता नहीं फिर वो कैसे चीज़ें बढ़ती हैं उसके साथ। तो इसीलिए यू आर अ गुड एग्जाम्पल ईयर एंड दे आर नॉट दैट गुड एग्जाम्पल ईयर। तो बैड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, चलो थे कम से कम, सो एटलीस्ट दे वर देयर, लेकिन अब उनमें जो कमी है वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसीलिए आई थिंक दिस शुड बी रिपोर्टेड इन अ वेरी इलेबोरेट वे, और कि स्टेप टू स्टेप कैसे हुआ, और जो बात करने का व्यवहार या जो चीज़ें उन्होंने कही, जिसे कोई भी व्यक्ति डर के ऐसा किसी की मदद करने से भी डरेगा। ट्रू, बिल्कुल सही है। वो पूरा गुड समैरिटन लाने का मकसद ही यही था कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप उस समय उस वक्त उससे मदद और करो। आप एक्सीडेंट देखिए मेरा पेन क्या है कि मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और आई रियलाइज कि मेरे गाड़ी में कुछ हुआ है, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही ठीक से। और जब हम सर्विस सेंटर जाते हैं तो इनिशियली तो उसने बोला भैया ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ, नेक्स्ट डे वो मेरे को फ़ोन करता है, बोला पिक्सल ही टेढ़ा हो रखा है आपके कार। अब एक तो मैं उधर दुखी हूँ, अभी आप मेरा पूरा कार का 50-55 हज़ार का बिल चिपका रखे हो ना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो बाहर से डैमेज चूंकि नहीं दिख रहा है आपकी गाड़ी, तो इंश्योरेंस कवर नहीं है। Okay. अब वो 55,000 आपको अपनी जेब से पे करनी है। That's sad, लेकिन तो खैर एनीवे, तो दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आप कुछ इंसिडेंट बता रहे थे मुझे बूटी मोड़ के पास कुछ हॉस्पिटल का, एक बार वो केस अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करना चाहेंगे क्या? नहीं, आई थिंक अब तो बहुत पेपर में भी था, सुमोटो पीआईएल हुआ, एंड आई थिंक उसमें नटशेल में बस यही है कि मतलब लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना है, विजिलेंट रहना है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे निजी अस्पताल हैं who are not into good practices, they are really short of lack of ethics, so लोगों को बहुत अवेयर रहना है। अब अगर कोई बीमारी निजी अस्पतालों में जाते हैं, खासकर अगर कोई आयुष्मान बेनिफिशियरी है, तो दे शुड एंश्योर कि उसका इलाज पूरा निःशुल्क हो। अगर उससे पैसे लिए जा रहे हैं तो दैट शुड बी रिपोर्टेड। कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए उनको सिविल सर्जन ऑफिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके टोल फ्री नंबर्स हैं, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नंबर, 1544 और समथिंग एक नंबर है। बाकी उसका एक पोर्टल है आयुष्मान भारत, आप टाइप करेंगे ना तो ग्रीवियांस पोर्टल में आप डाल सकते हैं। बट ऐसे जिला प्रशासन उसके लिए मतलब दे आर द पीपल टू टेक केयर। तो आप एसडीओ को, डीडीसी को, डीसी को, सिविल सर्जन को, दे कैन कॉल एनीबडी। अगर वो जिला का मैटर है तो पीपल कैन कॉल देम कि हम इस जगह इलाज ले रहे हैं, आई एम अ बेनिफिशियरी एंड मुझे पैसे लिए जा रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली टू बी रिपोर्टेड। तो ये चूँकि रिपोर्टिंग कम हो रही है और बहुत नेचुरल भी है, लोगों को डर होता है उस वक्त जिस अस्पताल में इलाज ले रहे हैं उन्हीं का कंप्लेन कैसे कर दें हम, और डॉक्टर का दबाव होता है, उसके मैनेजमेंट का दबाव होता है। लेकिन आई थिंक बियॉन्ड दिस स्लोली पीपल नीड टू कम आउट ऑफ दिस फियर कि आप पैसा दे रहे हो। यहाँ आयुष्मान में भी उसको इंश्योरेंस से सरकार पैसा देगी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, बट समबडी इज पेइंग। वो कुछ फील ही नहीं कर रहा, ही इज नॉट, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ही इज बीइंग पेड फॉर इट, बट देयर इज अ सिस्टम वेयर यू नो समबडी एल्स इज पेइंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैं आई हैव बीन सीइंग दिस कि अस्पताल उस वक्त मरीज के सामने इस तरह उसको ऑब्लाइज्ड फील कराते हैं जैसे वो निःशुल्क इलाज दे रहे हैं और अपने पॉकेट से दे रहे हैं। तो ये आई थिंक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग बेनिफिशियरीज हैं। और मुझे तो ऐसा व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ऐसे कई केसेस में जहाँ दे हैव बीन लाउड और गलत हुआ है तो बोले उन्होंने इलाज अच्छा लिया है अपना, तब अस्पताल वाले डरते हैं कि भाई यू नो सिस्टम को मैनेज, जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो दोज पीपल हु आर टू मॉनिटर दिस आर नोइंग अबाउट द केस, तो वो लोग और वो रहते हैं। बिकॉज हमारे शहर में इस वक्त जो स्थिति है, अनवांटेड ट्रीटमेंट, ओवर डोजिंग ऑफ मेडिसिन, अनवांटेड मेडिसिन, आपको जरूरत नहीं ओवर मेडिकेशन करेंगे, ये हम सबने कोविड में भी देखा है। इतना अनवांटेड मेडिकेशन हुआ है। या हम कितने ऐसे, आई हैव नोन सो मेनी यंगस्टर्स, इनफैक्ट दैट्स रियली इम्पैक्टिंग ब्लड डोनेशन ऑल्सो। यंग लड़के हैं, यू नो डायबिटीज है, ना ओवरवेट हैं, ना एज है, बट देयर इनटू मेडिसिन्स। एंड वही आई हैव नोन, एंड मैं एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, वेयर आई हैव सेंट सो मेनी यंगस्टर्स दूसरे डॉक्टर के पास। जैसे ऐसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हु डोंट हैव दैट कमर्शियल माइंडसेट अबाउट थिंग्स हैं और बहुत एथिकली स्ट्रांग हैं। ज़्यादातर लोगों ने, एक ही दो केसेस में मुझे उन्होंने कहा कि इनको दवा लेना ही चाहिए, बाकी ज़्यादातर दे हैव सेड कि दवा मत लो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये डन। अगर आप 8 घंटा अच्छी नींद, आप ये जो
ऑयली बाहर का खाना खा रहे हैं, अपना खाना साफ सुथरा कर लें, एक्सरसाइज लें आए लाइफ में, यू नो, एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड गुड फूड, और नशा से दूर रहें, तो आपको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड बिलीव मी, आई हैव नोन देम फॉर सम टाइम नाउ एंड दे आर आउट ऑफ मेडिकेशन. वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं. एक बार लगता है कि यू नो कि हम ये सब चीज़ें करें, जो मन किया खा लें, यू नो, ओवर ईटिंग करते हैं लोग. जब आप ओवरवेट होते हैं, यू नो, आप अपने अंदर ऑर्गन्स को थका रहे हैं, यू नो. वाई सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट, यू नो, फास्टिंग, कि हम अपने ऑर्गन को थोड़ा रेस्ट दें, रात को जल्दी खाइए, यू नो, दैट 14-15 आवर्स उसको रेस्ट देंगे तो योर ऑर्गन्स विल बी हेल्दियर. सो ये सब चीज़ें आर रियली गुड. मतलब जो आप पीछे जाएं, अगर हम पीछे, ये इतना ही करना है हमें कि हमारे जो पूर्वज, हमारे दादा दादी, उनके पिताजी क्या करते थे, सब शाम तक 7, 7:30 खा लेते थे. बिल्कुल. ये सब तो कल्चर ही नहीं था कि दिन में 6 बार खाना खा रहे हैं. बाहर निकले तो फिर कुछ खा लिए, फिर चाय मंगा लिए, फिर कॉफी मंगा लिए, फिर उसके बाद भुजिया खा रहे हैं, ईटिंग द होल डे. करेक्ट. सो उतनी जरूरत ही नहीं है, आपके शरीर को चाहिए नहीं, आपने बस एक मुंह का आदत बना लिया. तो ये जो है तो मीठा टेस्ट का खेल है. टिप्स भी देते रहते हैं लोग, हर आधे घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए. मैं पर देखता हूँ पेपर में ये सब टिप्स आता रहता है. बहुत सारे उसके काउंटर्स हैं, लेकिन आई स्टिल पर्सनली फील कि आप खाना अपना खाएं साफ सुथरा घर का. सुबह आपने नाश्ता कर लिया, मतलब ओवर ईट मत करिए. अगर आप वेट अपना कंट्रोल में रखते हैं, डिसेंट एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग जरूर करिए. मतलब दिस इज वन गुड थिंग कि आप अपना काम भी कर लेते हैं. कितना एज है आपका? आई एम 43. 43 and too young. Thank you. I think this friends, goes to he do cycling. और मैं बताता हूँ आप सारे लोगों को कि ये साइकिल से ही पूरी रांची ट्रेवल करते हैं. And yes, believe me, ये जो साइकिल से चलते हैं ना, मैंने जब आपको बोला कि I'll be by this time, वो तो मैं लेट ही चला था, इसलिए मैं 5 मिनट 7 मिनट लेट हुआ. बट व्हेन यू साइकिल ना, एक व्यक्ति जो साइकिल में चल रहा है, ये कभी लेट नहीं होता है. अगर मुझे पता है कि मुझे अपने जगह 4 किलोमीटर मुझे 7-8 मिनट 5 मिनट लगते हैं, तो पूरा शहर भी जाम होगा ना, वो रोड बंद भी होगा. तो एक साइकिल वाले के लिए कोई रोड बंद नहीं है. वो अपना रास्ता निकाल लेगा, वो साइकिल उठा के पार हो जाएगा, उसे कोई पूछेगा भी नहीं, और उसे कोई रोकेगा भी नहीं, बेचारा सोच के कोई रोकेगा भी नहीं. सो आप सेहत बना लेते हैं, आपका वजन कंट्रोल करता है, इतना अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है, समय बचाते हैं, आप रोड में पार्किंग स्पेस देते हैं बाकी दूसरे जो नहीं चलाना चाहते हैं साइकिल, पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं. एंड उसके इतने फायदे हैं. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इतना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है. आई सो मच एंजॉय दिस. मुझे तो कोई अगर कहीं जाना हो और कोई मुझे कह दे कि मुझे यहाँ नहीं आप वहाँ आओ, और वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आई मतलब गिव मी हैप्पीनेस. चले आप 5 किलोमीटर और, यू नो, दैट वेज. सो कोशिश करते हैं कि यू नो 30-35 किलोमीटर रोज हो जाए. सो बट आई डोंट एडिशनली प्लान अ रूट इस तरह से, बट मुझे ऐसे भी थोड़ा मूव आउट करना पड़ता है फॉर ब्लड डोनेशन ड्राइव. वी गो आउट फॉर सेशंस एट वेरियस प्लेसेस. आपका कोई एनजीओ नहीं है? नहीं, इट्स जस्ट अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है. इट्स जस्ट पीपल हु आर. तो फिर कैसे रन करते हैं आप ये सब इतनी सारी एक्टिविटीज को? तो ये सब एक्टिविटी के लिए पैसे नहीं चाहिए, समय चाहिए. ओके. तो मैं समय दे रहा हूँ. यस, बिल्कुल. बहुत सारे लोग तो इतने बड़े बड़े एनजीओ रन कर रहे हैं कि भाई पैसे. अब हम जिस एक्टिविटी में उसमें नहीं चाहिए, जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव में, अब वो सब कुछ ब्लड बैंक करता है, हमारा कुछ उसमें करने का जरूरत ही नहीं पड़ता. बेड्स लेके आते हैं, रिफ्रेशमेंट लेके आते हैं, डॉक्टर टीम, बैग, सर्टिफिकेट, एवरीथिंग दे ब्रिंग. उसका एक मेजर रोल होता है हमारा कि हम उसके पहले थोड़ा मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ जाके एजुकेशन करते हैं. तो दिस इज आई नीड टू इन्वेस्ट माई टाइम. ओके. सो आई प्लान माई वर्क द वे कि हम थोड़ा समय दे पाएँ इस तरह से. आपके साथ और कितने लोग हैं इस वॉलंटियर टीम में? बहुत सारे लोग हैं. हम यूजुअली कोलैबोरेट करके करते हैं. सो वी कोलैबोरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस. इस बिल्डिंग में आप जहाँ हैं, यहाँ भी कई बार कैंप्स होते हैं, तो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनसे हम जगह मांगते हैं. ओके. फिर वहाँ उन्हीं के लोगों को मोटिवेट करते हैं, फिर उन्हीं का ब्लड निकलता है और ब्लड बैंक चल जाता है. अच्छा, कहाँ जाता है? सरकारी अस्पतालों में, जहाँ फिर किसी को निःशुल्क मिल जाता है. तो आपका सारा काम और सार्थक हो जाता है कि किसी ने दान में दिया और वहाँ ऐसे व्यक्ति को मिल गया जो ऐसे भी अफोर्ड नहीं कर पाता किसी निजी ब्लड बैंक में. तो कोशिश होती है कि हम सरकारी ब्लड बैंक को भर के रखें. बहुत नीड होती है, भर तो नहीं पाते हैं, लेकिन ये प्रयास रहता है कि जो भी हम कर पाएँ, एम्पलीफाई कर पाएँ इस काम को. ब्लड बैंक का क्या सिचुएशन है रांची डिस्ट्रिक्ट में?
हमारे गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक बहुत संक्षेप में यही बोलूँ तो हमें गवर्नमेंट ब्लड बैंक को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बाकी अंदर चीज़ें बहुत रोबस्ट बहुत अच्छी हैं। ब्लड भी निःशुल्क मिलता है बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट। बाकी रिम्स सदर आर वेरी गुड। जिला में भी जो सदर अस्पताल हैं, प्राइवेट ब्लड बैंक से बहुत मैल प्रैक्टिसेस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनवांटेड डोनर्स मांगते हैं, उनको अपना कैंप करना है, अस्पतालों को कैंप अरेंज करना है, इन हाउस देना है पेशेंट को, कोई कुछ नहीं करता। आई थिंक दैट्स अ रियली सैड सीन, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। अब इतना बड़ा अस्पताल, लोग इलाज करा रहे हैं, लेकिन एक ब्लड के लिए लोग भटक रहे होते हैं। फिर प्रोफेशनल डोनर्स पैसे ले रहे होते हैं, अनसेफ ब्लड सिस्टम में आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा सेंसिटाइज हों, कैंप्स करें अपने मरीजों के लिए। तो आप लोगों से अपील करना चाहेंगे क्यों ब्लड डोनेट करें और कैसे करें, दोनों चीज़? देखिए, ब्लड डोनेट करना बहुत आसान है। सदर में कभी भी आ जाएं आप, 24/7 इट्स ओपन, एकदम इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीच में है। और बाकी क्यों करना चाहिए, आई थिंक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मतलब देयर इज़ नो रीज़न कि किसी को नहीं करना चाहिए अनटिल वो एलिजिबल ही ना हो। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करते रहें ना, तो बिलीव मी आप और हेल्दी हो जाएंगे। रेगुलर ब्लड डोनेशन से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और मेरे जैसे बहुत लोगों ने इसको खासकर कोविड में जिया, पर ऐसा वैसा नहीं जिया, इतना एंजॉय किया इस चीज़ को। कोविड में हम हर दिन बाहर रहते थे, और जैसे जब कैंप्स तो रोज़ होते थे, क्योंकि कोविड एक नई बीमारी आई थी, कुछ चला तो गया नहीं था। तो अब जिनका डायलिसिस होता है उनको भी हफ्ते में जब भी डायलिसिस होता है ब्लड की ज़रूरत होती है, डिलीवरीज में ब्लड की ज़रूरत है, कैंसर पेशेंट्स में चाहिए, बच्चों में सेप्टिसीमिया हो गया, यूजुअली बहुत केसेस आते हैं उसके, फिर थैलेसीमिया उनको हर 15 दिन में चाहिए, सिकल सेल को चाहिए, हेमोफीलिया को चाहिए। तो ये तो था, कुछ गया तो नहीं। एक एडिशन कोविड आया। अब कोविड आ गया तो हम कैंप्स तो हमें हर दिन करना ही था, क्योंकि जिनको ब्लड चाहिए उनको तो चाहिए। सो अब वाई आई वॉज सेइंग सो कि हर दूसरा तीसरा दिन टीम में सभी का जांच होता था, ताकि कोई संक्रमित होगा तो पूरी टीम संक्रमित हो जाएगी। सो मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ कि आई वॉज विद समबडी, मैं कल से उसके साथ हूँ, मतलब वो कोई टेक्नीशियन हो सकता था और साथी की, अब वो पॉजिटिव है और मुझे नहीं पता। अब उसने सैंपल दिया है, नेक्स्ट डे उसका रिपोर्ट आता है, शाम में मुझे बताया जाता है कि देखो आपके साथ जो है वो पॉजिटिव है। यूजुअली मुझे खबर किया जाता था कि दे थॉट कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट अभी क्या है कि मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे बगल में कोई है जिसके साथ मैं सुबह से हूँ एंड ही इज पॉजिटिव सिंस येस्टरडे, और मुझे उसको काउंसल करना है अब कि देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। सो नाउ आप अपना घर जाइए एंड सो उस डर के साथ, डर तो लगता ही था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक विश्वास था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहता था? फैमिली में देखिए, घर में तो ऐसा माहौल था कि शुरू सब बहुत डरे हुए थे और मुझे रोकते भी थे कि यार, लेकिन सबको पता था ये रुकेगा नहीं। तो ये किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी कि नहीं जाने देना है। लेकिन हाँ, घर में क्या है कि एक बार सबका बात मान लो तो काढ़ा तो मुझे नहला देते थे काढ़ा से। बहुत काढ़ा पिया मैंने, बहुत काढ़ा, थर्मस में काढ़ा लेके भेजते पीते रहना। इतना नहीं भी पीता था तो बट काढ़ा लेके निकलता था कि ठीक है पी लेंगे। तो उसके बाद जो भी उस समय बाबा रामदेव की गोली भी जो थी, वो भी जो कहते थे खा लेते थे। चलो, जो मिल जाता था कि घर वालों को एक संतोष था कि चलो हमने अपनी तरफ से इसको प्रोटेक्शन दिया है चलो। सो बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो रेगुलर डोनर्स थे हमारे साथ, नोबडी गॉट कोविड पॉजिटिव, ओनली बिकॉज आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट्स वेरी हेल्दी। तो आप नियमित रूप से रक्तदान करें तो ये आपके शरीर को बहुत फिट कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इम्यूनिटी अच्छी होना मतलब बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे मतलब उससे बड़ा क्या मांग सकते हैं भगवान से? बिल्कुल। यहाँ तो पूरी दुनिया बीमार है। आप जिस घर में देखेंगे वहाँ आधे से ज़्यादा लोग दवाइयों पे हैं, बीमारी है, लोग अपना जिंदगी भर का कमाई अस्पतालों में ड्रेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अस्पताल हैं कि कोई मतलब अच्छे परिवारों को बीपीएल बना देंगे वो। अगर कोई एक आदमी सीरियसली बीमार हो जाए तो वो बीपीएल हो सकता है वहाँ पे, द वे दे बिल। तो इसकी तो कैपिंग होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इस पे कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं? कोविड पे तो हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली कोशिश किया था और कैपिंग भी हुआ था, बहुत लिखा था हम लोगों ने। एंड
थैंकफुली सीएम ऑलवेज रिस्पॉन्डेड कि उनको जब भी हम लोग रिपोर्ट करते थे कि द वे दे वर चार्जिंग 50,000 70,000 पर डे चार्ज कर रहे थे बहुत सारे हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे हॉस्पिटल ने जो 70-80 कर रहे थे वो 30-35 तक आ गए थे, जबकि कैपिंग तो 12 तक था। तो वो तब भी वायलेट कर रहे थे, 3 टाइम्स ले रहे थे, बट उससे पहले 9 टाइम्स ले रहे थे। लेकिन कई अस्पतालों ने डर के कंट्रोल किया अपने रेट्स को, बट खूब लूटा इन लोगों ने, खूब लूटा। क्या वजह, इतना करप्शन का वजह क्या है? लालच है और क्या है। आई मीन गाड़ियों की रेस लगी है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे पैसे की लालच है, और क्या हो सकता है। आप सेटिस्फाइड है अपने जीवन से? हाँ। आप साइकिल पे भी चल के इतने सेटिस्फाइड हैं? आई थिंक यही अगर आप पा लेना कि अच्छा, ये तो लोग समझते नहीं है कि अभी किसी को नहीं पता कोई कितने समय तक है। करेक्ट। तो ये पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं, ये समझ नहीं आती है, मेरे समझ से परे है। जबकि जिस जगह वो बैठे हैं वहाँ ऐसा तो हर दिन 100 केसेस देखते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। तो आज जो दिन है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना कर्म अच्छा करें, तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। सो मेरा अपना बिलीव है, आई थिंक कि एक सर्टेन टाइम आपको थोड़ा नाम जपना चाहिए। हाँ, एक टॉपिक है, यूथ जो रांची में है वो क्विक मनी के पीछे दीवाने हैं। क्विक मनी में वो सब काम कर रहे हैं। जामताड़ा भी देख लीजिए उसी हाल में, देवघर, गिरिडीह, ठीक है, रांची भी इन्वॉल्व है। अभी एक बड़ा केस हम लोग देखे थे कि एक साइबर डिजिटल अरेस्ट में एक बढ़िया लड़का अरेस्ट हुआ, ठीक है। तो क्या वजह लगता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो देखिए, मुझे तो लगता है ये नेगेटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया है, जहाँ एक दूसरे को देखकर लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। किसी के पास कुछ है तो उसे वो भी पाना चाहता है, और यू वांट कंफर्ट एंड लग्जरी इन लाइफ। और यही है कि आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, आप महंगे चीज़ें चाहते हैं, बट ये सब शॉर्ट लिव्ड है। ये सब लोग जो आज ये कर रहे हैं कुछ समय बाद समझेंगे, आई एम श्योर। आज नहीं समझेंगे, 5 साल बाद समझेंगे। दे ऑल विल रियलाइज, डे विल कम, दे विल रियलाइज। बट अभी है ना, ये दिस इज हार्मिंग द सोसाइटी, एंड आज नहीं, इनका फ्यूचर भी खराब कर रहा है वो। सो आई थिंक अब यहाँ अगेन हम आते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग पे। तो इस जनरेशन को शायद हम ना समझा पाएं, लेकिन अभी जो बच्चे हमारे घर में छोटे हैं ना, उनके लिए हमें अच्छा एग्जाम्पल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आज मेरे घर में मेरा बेटा है 4 साल का, तो मुझे उसके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। कि जब वो बड़ा होगा तो नेवर थिंक अबाउट बूजिंग। उसको शराब की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको पता है कि हम ये गंदी चीज़ है, ये हमको नहीं पीना, ये मेरा शरीर खराब करेगा। तो स्टेटस सिंबल आपकी गाड़ी या आपका एक सर्टन लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। स्टेटस सिंबल आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए। कि एट द एज ऑफ 40-50 इफ यू कैन स्टिल रन एंड साइकिल 50 किलोमीटर, दिस शुड बी स्टेटस सिंबल। ट्रू। तो अच्छा स्वास्थ्य आपका स्टेटस सिंबल, लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन आई थिंक उससे बड़ी आबादी इस वक्त है जो शॉर्ट लिव्ड पैसे के लिए भाग रही है एंड शॉर्टकट्स पर हैं। जस्ट आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ यू हैव एंगेज्ड योरसेल्फ इनटू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, और बहुत शॉर्ट लिव्ड है। हम तो रोज़ ऐसे कितने लोगों को रिग्रेट्स में पाते हैं, कि ना आई हैव लॉस्ट इट, और कितने साल जीवन के पीछे चले जाएंगे। सो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ये कितने साल पीछे जा रहे हैं, आई थिंक ये धीरे धीरे ये कौन समझाएगा। मुझे तो लगता है कि अभी बहुत सारे गुरु चाहिए एक्चुअली। जैसे जो हर के परिवार में ऐसे लोग हैं कोई गुरु को मानते हैं, तो अभी हम लोग को बहुत सारे गुरु चाहिए जो लोगों को समझाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। ये जो लोग पब्लिसाइज करते हैं या ऐसे जिनको हमने बहुत सम्मान दिया है, वो जब नशा और जुआ का प्रचार करते हैं ना, दीज पीपल शुड बी टेकन टू टास्क। यू कैन नॉट डू दिस। हाँ, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, आप वो हैं जिसको हम एडिशनल सम्मान नहीं दे रहे हैं, कंट्री सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोई आपको लोग आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यू आर अनवांटेडली गेटिंग VIP ट्रीटमेंट। अगर आप वो व्यक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन देश जब इतना सम्मान दे रहा है तो आप देश को क्या दे रहे हैं? देश के युवा को आप वापस में क्या दे रहे हैं? तो आई थिंक खासकर सेलिब्रिटीज़ का, प्लेयर्स का इसमें इस वक्त मुझे लगता है कि बड़ा इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे। कि वो जब देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को स्मोक करते हुए तो उनको उसी तरह स्मोक करने का उनकी इच्छा होती है, या वो जो नशा करते हैं द वे दे लिव वैसा पाना चाहते हैं।
तो आई थिंक ये इन लोगों को बहुत डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो बननी चाहिए नो। तो ये पुष्पा 2, एनिमल जैसे वायलेंट मूवीज जो हैं वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहा है या सोसाइटी की वजह से मूवी जैसी बन रही है? अब वो तो वही कहेंगे कि देखिए हमारे दर्शक इतने हैं, दिस इज़ व्हाट पीपल वांट, एंड यही लोग एंड द वे दे हैव डन बिजनेसेस, अभी लोग यही देखना चाहते हैं, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी। बट सी देयर इज नो डाउट पीपल वांट टू सी वैरायटी, आप कुछ भी लाओगे लोग देखेंगे, लेकिन आई थिंक अब बहुत सारी मूवी में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट अगर हटा दें तो भी वो मूवी उतनी अच्छी चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर उस सीन में अगर वो एक कुछ अनवांटेड सीन है या नशा दिखा रहे हैं, अगर वो नशा नहीं करता तो क्या वो मूवी कम चलती? मुझे तो नहीं लगता कम चलती। तो आप नशा नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। मैं भी नहीं करता, इसलिए शायद हम लोगों को ऐसी लगती है। सो आई थिंक बट यस, आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर राइटिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग पे गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए या क्या इनिशिएटिव ले रही है? नहीं, मुझे लगता है स्कूल्स में तो खासकर बच्चों में ना ये बहुत बातें होनी चाहिए, यू नो। गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है? गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो हम सब जानते हैं, बहुत सुधार की ज़रूरत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, लेकिन अब बहुत फोकस एक्चुअल कैरेक्टर बिल्डिंग पे होनी चाहिए। आप पढ़ा तो दोगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो एसेट नहीं बनेगा हमारे स्टेट और देश के लिए, तो और वो मतलब उसको ये अगर नहीं है अपने एजुकेशन से कि यार जो चोरी है वो तो चोरी है, चाहे हम टैक्स की चोरी करें, हम इनकम टैक्स की चोरी करें, जीएसटी की चोरी करें, लोग खुलेआम करते हैं। आप जाइए, आप बिल मांगिए, लोग नाराज हो जाते हैं। सो आई यूजुअली डोंट वर्क विद देम जो बिल नहीं देते हैं, लेकिन जब आप उनको समझाने जाते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन किसको किसको समझाओगे? तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो ये करती है। तो लेकिन यही है कि अब हम अपने प्रयास से कोशिश करते हैं कि मेरे आसपास वो लोग होते हैं जो टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। सो आई थिंक स्कूल्स में और ये कैरेक्टर बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। सही के साथ खड़े हो, गलत गलत है, यू नो। तो सही गलत का एक पहचान बच्चों में, एक स्ट्रॉन्ग इनिबिशन लाना, उसके लिए एक बिल्ड करना, एक यू नो कि अगर वो गलत है तो आप उसको मतलब कोई चीज़ गलत है तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिसको गलत भी है तो हम उसको समहाउ एडमायर करते हैं। तो उसको गलत को गलत बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। समाज को भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको अपने स्वार्थ के लिए भी लोग गलत को गलत नहीं बोलते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है सभी की। जो आप कितने सालों से सोशल एक्टिविटीज़ में हैं? कई साल हो गए वैसे तो। बहुत एग्रेसिवली ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हम लोगों ने 12 से शुरू किया, तो उसके बाद हम लोग एग्रेसिव हो गए थोड़ा, लेकिन उसके बहुत पहले से ये 2004-05 से चल रहा था। 2004-05 से? बट बहुत साइलेंट वे में था उस वक्त तक, 2012 तक। लेकिन जब कैंप शुरू हुए तो ये थोड़ा एग्रेसिव हो गया। ओके, ग्रेट। और लाउड हो गया थोड़ा। 25 साल झारखंड के बने होने जा रहे हैं। क्या लगता है झारखंड का विकास जिस स्तर पे जाना चाहिए था, बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, आपको कहाँ लगता है लैकिंग रह गई? आई डोंट नो, हम लोग तो सब कुछ वैसा, बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है एक्चुअली। मतलब वी रियली मिस कि यार हमारे पास कहाँ है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, गैप क्या और सॉल्यूशन क्या में है? इंटेंट में है, गैप क्या है? पॉलिटिशियंस का, तो पॉलिसी मेकर हैं, आपको ऐसे ही लोग यू नो फर्जी नालियाँ बनती है यहाँ पे। मेरे मोहल्ले में ही ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। हम तो आँख इतना नज़दीक से उन्हें कभी नहीं देखा था। जो रिसेंटली 1 साल पहले देखा है, एंड आई मतलब सभी को बोला भी, यू नो, काम बंद कर दिया गया, इतना ही हुआ, लेकिन देयर वर नो करेक्शंस। सो ऐसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और सिर्फ पैसे कमाने के लिए जुड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कानून बनाना है, जो हमारा पॉलिसी मेकर है, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए इतना काम करने लगे, तो बाई प्रोडक्ट तो ये है कि उसको सब कुछ मिलता ही है, लेकिन उसको बहुत चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई पॉलिटिशियन करप्ट होगा ना, या कोई ऑफिसर करप्ट होगा, तो जो करप्शन का पैसा का जो मैनेजमेंट है ना, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा समय उनका जाता होगा। क्योंकि वो कच्चा पैसा होगा, उसको आप मैनेज करते होंगे, उसके लिए आप 100 कॉन्फिडेंट चाहिए, वो कहीं छुपाएगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, फिर उससे पैसे आएंगे, उस पैसे को एंजॉय करना चाहता है, और उस पैसे में तो तकलीफ नहीं है एंजॉय करने में, तो उस पैसे को उड़ाएगा और लग्जरी चाहेगा, तो लाइफ से और प्लेजर चाहेगा। तो ऐसे लोग फिर जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए आए थे, वो पर्पस यूजुअली ऑब्जेक्टिव डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। मतलब
अपना रास्ता ही भटक जाते हैं। तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे यही हैं कि अपने लिए जी रहे हैं, अच्छा प्रचार और ये सब में बड़ी बड़ी बातें होती हैं एंड लेकिन आप सुनते हैं, देखते हैं, मुस्कुरा जाते हैं कि और लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी कब। तो इसलिए मैंने पूछा था क्या आप पॉलिटिक्स में आना क्यों नहीं पसंद करेंगे और क्यों मतलब क्या दिमाग में आता है कि कभी पॉलिटिक्स में एंटर कर लें? कई बार ऐसा लगता है कि कि आना चाहिए एंड इसको चैलेंज करना चाहिए। जैसे कई चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं होता, लगता है यार हम होते तो आई वुड हैव डन इट यार। मतलब ये सारी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यार तो एक दिन में फिक्स करने की चीज़ है, व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट। तो अब थोड़ा नज़दीक जाके, जैसे आई नो लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे क्लोजली परिचित भी हैं जो कि इतने साल से बीन इंटरैक्टिंग, सो ऐसा लगता भी है यार, कई जगह ऐसा दिखता है कि दे डोंट वांट टू फिक्स द प्रॉब्लम। ओके, सो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स रहें एंड इसी तरह चलता रहें, उनकी पूछ रहें, वो अपने कमांड से चीज़ करते रहें कि हम चीज़ें फिक्स कर देंगे, सिस्टम अच्छा चलेगा तो हमें कौन पूछेगा आके, हम ये दरबार कैसे लगाएंगे। तो जो दरबार रोज लगाते हैं सुबह, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई रियलाइज़ कि जैसे मेरे पास कोई एक इशू आता है तो आई वॉन्ट टू एड्रेस दैट, नॉट फॉर दैट पर्सन, उस समय तो उसको रिलीफ मिलना ही चाहिए, बट वो मेरे जहन में रहता है कि हम कम से कम अपने प्रयास से इसको थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचाएं कि देखो ये एक गैप है, अगर इसको फिक्स कर दोगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। तो आई डोंट सी दिस इन पॉलिटिशियंस, जो मुझे लगता है, हम उनको कई बार बोलते हैं कि इसको अगर आप ठीक ही कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा ये, व्हाई डोंट यू फिक्स दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। दे डोंट थ्रेट यू। तो नहीं, अब मैं एज इंडिविजुअल अब क्या बड़ा थ्रेट होंगे इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम को, यू आर नोबडी, मतलब यू डोंट मैटर, मतलब इन अ वे तो मैटर वही करेगा ऐसा व्यक्ति, जैसे जयराम महतो जैसे व्यक्ति मैटर करेंगे कि भाई किसी को नहीं पता था कि वो रियली बिकम MLA समडे, कि कोई इतनी बड़ी आबादी उसके साथ, तो उसके लिए लॉट ऑफ वर्क यू नीड टू डू व्हाट ही हैज डन। सो हम लोगों का काम ही अलग है, यू नो। सो अब हम किसी मरीज की मदद करते हैं और हम फिर उसके सामने भी नहीं आते। करेक्ट। तो अभी इन पॉलिटिशियन का कैसा होता है कि आप जिसकी मदद करते हैं फिर उनको साथ लेके चलते हैं, यू नो, यू वांट दैट क्राउड विथ यू। तो प्रिंसिपली हम जिनके लिए करते हैं हम उनके सामने नहीं होते हैं, यू नो। सो तो प्रिंसिपली हम ऐसा सोच रखते हैं, you know? तो अब हमें अगर क्राउड अपने लिए करना है तो ये तो अलग कुछ करना पड़ेगा। तो हम यही में कुछ जो आप कर रहे हैं ये 24 घंटा आपको अगर कम लगता है तो फिर आप अपने लिए भीड़ कहाँ से, मतलब किस यू नो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ और अलग से कैसे कर सकते हैं। सो आइडिया ही डिफरेंट है, व्हाट आई मीन टू से इज आइडिया ही डिफरेंट है, और वे चीज़ों को देखना और करना ये सब अलग है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि इसी तरह के करप्शन से आम आदमी पार्टी की जन्म हुई थी। आपको लगता है क्या कि आम आदमी पार्टी अपने असल मुद्दे से भटक गई कहीं ना कहीं? मुझे बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है ऐसा कि द वे दे फंक्शन, बट मुझे अभी भी लगता है कि जो इम्पैक्ट उन्होंने हेल्थ एजुकेशन में किया है, कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां मुझे लगता है कि उनको और हम्बल होना चाहिए था, नहीं बोलते तो अच्छा होता, बेवजह टारगेट होते हैं। और बहुत ऐसे इनके करप्शन के स्टोरीज भी हैं विच आई कैन नॉट यू नो, मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, लेकिन एक तो पक्की बात है कि जो सोशल मीडिया में आता है वो जो पूरा एक सोशल मीडिया का जो अपना एक ब्रह्मांड है जो उसको पूरा कंट्रोल करता है और आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है। करेक्ट। तो वो एक अलग दुनिया है और वो पूरी झूठी दुनिया है, वो कभी इधर होगा कभी उधर होगा। तो सोशल मीडिया से किसी के लिए इम्प्रेशन बना रहा है अगर कोई, तो वो मोस्टली माइट बी रॉन्ग। ओके। तो क्योंकि यही मुझे लगता है एक जब आप जैसे फेसबुक खोलते हैं या हम जो सोचते हैं आज जो माइक्रोफोन हमारी बातें सुन रहा है, या जिस तरह से बड़े सर्कस में ये जो चलता है कि कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज करो, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एंटी पार्टी किसी यू नो, कभी कभी ये प्रो बीजेपी चल रहा है, कभी एंटी बीजेपी चल रहा है, प्रो कांग्रेस चल रहा है, कभी एंटी कांग्रेस चल रहा है। तो आप जो कुछ क्लिक करेंगे सब कुछ उसके अगेंस्ट है। आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, यू स्टार्ट हेटिंग दिस पार्टी, एंड देन ऐसी ऐसी चीजें यू स्टार्ट लविंग दिस पार्टी। तो देयर इज समबडी वर्किंग एंड वांटिंग टू चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, कि वो आपका परसेप्शन बना देता है, जो आई एम श्योर इलेक्शन से पहले होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन क्या कर रहा है पॉलिसी लेवल पे,
ये वहाँ तक और ये आम आदमी नहीं कर पाता है ऑब्वियसली, वो तो अपने दिनचर्या में ही खत्म हो जाता है, मतलब सुबह शाम काम घर बीमारी स्कूल बच्चा खत्म। सो ये पॉलिसी लेवल पे आप क्या कर रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज अ रियल टेस्ट। लेकिन आप देखेंगे न्यूज़ क्या बनता है, उसने ऐसा बड़बोलापन में कुछ बोल दिया, इस सारा दिन भर डिबेट हो रहा है उस पर। लेकिन पॉलिसी लेवल पे आपने 4 साल में क्या ऐसे पॉलिसी लेवल पे परिवर्तन किए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी? गवर्नमेंट का क्या काम है? यही काम है। करेक्ट। आपने बेसिक्स क्या स्ट्रॉन्ग किया? अब हमारे शहर में रोड्स आप देख लें, रोड्स यहाँ तक रोड बनाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अरे आप कॉर्नर भी ठीक कर दोगे तो गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, लोगों के चलने का रास्ता बनेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। हम इतना रिपोर्ट करते हैं ये। अब ये आपको साइकिल में दिख सकता है, गाड़ी में नहीं दिखेगा। जब आप साइकिल में चलेंगे ना तो मतलब रांची का साइकिल ऐसा है कि अगर कोई रोज चलाए ना तो उसे गोल्फर्स एल्बो हो जाएगा। सही है। रांची में साइकिल चलाने के लिए यू नीड टू बाय माउंटेन साइकिल्स, बिलीव मी। इतने गड्ढे हैं, इतने गंदे रोड हैं, जहाँ पैचिंग करते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। छोटा छोटा पैचिंग किया है, पूरा गड्ढा डग 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 ऐसे चल रहे हो, गाड़ी में पता नहीं चलता। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली साइकिल ना विदाउट अ शॉकर, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ रोड कितना उबड़ खाबड़ है। तो मेन रोड कुछ कुछ जगह छोड़ करके बाकी सारे रोड, अच्छा रोड आपने बनाया, कॉर्नर छोड़ दिया, जबकि थोड़ी सी प्लानिंग है, मतलब आपने मतलब ऐसा छोटा चीज छोड़ा है विच कैन रियली ब्रिंग बिग डिफरेंस, वो आप छोड़ रहे हैं। ऊपर नीचे रोड को ऊपर ऊपर बनाते जा रहे हैं, आपको छिलके लेवल करना है। ये रोड है, रोड के नीचे 4 फीट 1.5 फीट के बीच बाद नाली है। अब जरा सा किसी का बाइक कॉर्नर हो जाए तो वो सीधा गिर सकता है। तो ये रोड सेफ्टी और ये इतना कुछ पे क्या काम करते हैं गॉड नोज। तो रांची में ऐसी इतनी हजारों छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी। रोड बन गया लेकिन उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी उन्होंने, जिसकी वजह से रोड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप रोड एक्सपैंड नहीं कर पाए, पार्किंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जाम हो रहा है, जिसकी वजह से पैदल जो आदमी चल रहा है, जो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, जो पूजनीय है कि भाई वो ना तो गाड़ी में चल रहा है बेचारा, ना तो प्रदूषण कर रहा है, वो पैदल चल रहा है, उसको तो सम्मान से जगह दे दो एक पैदल चलने के लिए। आप और वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रेस्पेक्टेड है रोड पे, लीस्ट रेस्पेक्टेड पैदल चलने वाला और साइकिल वाला है। करेक्ट करेक्ट। जबकि उसका सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए कि उसने गाड़ी वाले के लिए जगह बनाया है। जिसको गाड़ी ही में चलना है, उसकी मजबूरी भी हो सकती है या वो शौक से चला, उसके लिए जगह बनाया ना उसने। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें, नालियों का ढक्कन खुला हुआ है पूरे शहर में, हर कॉर्नर्स पे। ये ढक्कन बंद कर देंगे, टर्निंग इजी हो जाएगा, रोड जाम कम हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो हम जनता भी तो जिम्मेवार है। हमें इतनी बार हटाया जाता है कि भाई यहाँ से ठेला हटाओ, यहाँ से दुकान हटाओ, हम फिर घूम के वहीं चले जाते हैं। इसकी रोजी वहीं, आप क्या करेंगे? देखिए उसका दोनों साइड है। गवर्नमेंट नीड्स टू ऑर्गेनाइज दिस। जहाँ से आप लोगों को हटा रहे हैं वहाँ फिर आप कंप्लायंस करो कि लोग ना लगाएं। ये फिर अब लोग लगाते हैं और आप देखिए जहाँ भी ऐसा पाएंगे वहाँ यू विल फाइंड कि वहाँ सम अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो लग रहा है। तो वो नहीं लगे, ये दे हैव टू एंश्योर। जहाँ आपने उनको दुकान बना के दिया है, अगर उसने भाड़े पे लगा दिया है या उसने कुछ और कर लिया है, यू नीड टू फिक्स दैट ना। तो आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या है ना, वो जो भी आपने कर दिया लेकिन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रहा। करेक्ट, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये फिक्स तो इन्हीं को करना होगा। ये आम आदमी क्या करे इसमें, मतलब किस तरह से करे कि ये। लेकिन मेरा कंसर्न है कि हम बीइंग सिविलियन समझते हैं कि इसमें अब वो भी तो इंसान ही है, वो भी गलत कर रहा है, व्हाट यू मीन टू से। लेकिन इसीलिए कानून है, क्योंकि नेचर से हम सब स्वार्थी हैं। हर इंसान नेचर से स्वार्थी है, इसीलिए ये कानून है, इसीलिए एक गवर्नमेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट में लोग हैं और लोगों को इतना पैसा, इतनी फैसिलिटी मिलती है कि यू फिक्स दिस। आपका ड्यूटी है ये करना। तो आप आम आदमी को क्यों नहीं अपील करते हैं, या हम आम आदमी को क्यों नहीं अपील करते हैं, भाई तुम अपनी कैरेक्टर बिल्ड करो, फिर एक्सपेक्ट करो कि दूसरे अपने कैरेक्टर बिल्ड करें। देखिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो आदमी जो गलत कर रहा है, हमारा अपील उस पर काम नहीं करेगा। हमें अगर कुछ भी कैरेक्टर बिल्डिंग में करना है वो स्कूल से करना है। अच्छा। जो व्यक्ति उसका आदी है वो हमारे ये कहने से तो बदलेगा नहीं, या जो अभी नशा कर रहा है वो शायद ही हमारे कहने से छोड़ देगा, या बहुत ही ज्यादा वो हमसे। फाइनली ये कॉल मेरा क्वेश्चन की नशा वाला जो पार्ट है वो झारखंड, पहले पंजाब में हम लोग देख रहे थे कि पंजाब उड़ता पंजाब बना हुआ, अभी झारखंड का कुछ मोर और लेस वैसे स्टोरीज बनने जा रही है या बन रही थी। नए डीजीपी साहब, हम लोग सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होगा। क्या इसके पीछे का कहाँ से ये सोर्स आया कि भाई झारखंड में इतना सारा ड्रग्स और ये खेती इसका स्टार्ट हो गया?
आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली जो लोग इस खेती के पीछे हैं, इन्होंने जब यहाँ खेती शुरू कराई होगी तो उनको कुछ तो माहौल मिला होगा करने का। अगर डे वन से चीज़ें ऐसी होती कि उनको खदेड़ दिया जाता बाहर तो शायद यहाँ नहीं टिकते। अब वो टिक गए और उन्होंने अपना ऐसा जाल बिछा लिया, फिर गांव के लोग करने लगे, बिना भय करने लगे। इसके पीछे कई कारण होंगे कि आज वो गांव का व्यक्ति डर नहीं रहा है करने से। वो गांव का व्यक्ति इतना गरीब है कि उसको लग रहा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, बाइक मिल रहा है, जेल से नहीं डर रहा, पुलिस से नहीं डर रहा, कानून से नहीं डर रहा। तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण अगेन कमिंग बैक कि आप जब ऐसे जगहों पे जाएंगे तो जब आप बेसिक हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जब आप बहुत गरीबी होती है तो उस आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता। क्यों इतनी परेशानी हो रही है कि किसको किसको जेल में डालेंगे? क्या गाँव को जेल में डाल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं डाल सकते। तो इसीलिए आई थिंक अवेयरनेस और इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके साथ वो तो हम सब कर ही देंगे या समाज में बहुत सारे लोग कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा यहाँ रोल आता है कि आप अपने बेसिक्स, लोगों की बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करना पड़ेगा आपको। नहीं तो लोग ऐसे चीज़ों पे खींचे चले जाएंगे। अभी तो आप कैसे एड्रेस करोगे? बात कर रहे थे कि कोई लेडीज हैं जो बोल रही थी कि एक बार जेल ही जाना पड़ेगा, चलो लाइफ तो सुधर जाएगा। ट्रू। तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग इसमें एंगेज हो गए एंड दैट नेक्सस इज ग्रोइंग। तो हालांकि बहुत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, पुलिसी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक बड़ा जो एक छलांग है ना वो सरकार को लगाना पड़ेगा इन एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। कल्टीवेशन पे बुलडोजर चला देना या कुछ उसको उजाड़ देना, हाँ वो तो फिर कर लेंगे। बिल्कुल। दैट इज वाई आई एम सेइंग सोशल सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट है ना। जब एक फैमिली को सोशल सिक्योरिटी आ जाता है तो क्या है कि वो फिर अच्छी जीवन, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और समाज में शर्म, जिसको कोई नहीं पहचानता उसको शर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको आप डिग्निफाइड लाइफ अगर वो जी पाएगा तो उसके अंदर शर्म आएगा, वो सही गलत में अपने आप को सही में रखना चाहेगा। तो ये अभी हम मतलब ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि हाउ दे प्रमोट डिग्निफाइड लाइफ फॉर पीपल, हाउ दे एंश्योर दैट कि आपको एक सम्मानजनक जीवन अपने यहाँ जीना है और आप सबको सही के साथ खड़ा होना है। वहाँ पे ये माहौल कैसे बिल्ड करना है उस सोसाइटी में, एकदम अंदर जाकर गाँव में, ये एक बड़ा टास्क है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इस बार फुल मेजोरिटी में स्ट्रॉन्ग भी है जी। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार जो बनी है नई, वो आपकी इस तरह के एडवाइस को वो कंसिडर करेगी? मुझे ये तो नहीं पता, बट देयर इज होप, देयर इज होप, पॉजिटिविटी आई कैन सेंस। क्या होगा मुझे नहीं पता। स्वास्थ्य में पिछले 5 साल हम लोग बहुत 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 डिसअपॉइंटेड रहे हैं। अभी तो 3 दिन पहले दैनिक भास्कर का प्राइम खबर था, प्राइम न्यूज़ था उसने कि भाई ऑडिट रिपोर्ट उसका जो है सारा फर्जी बना हुआ है। हाँ। कहाँ स्वास्थ्य में कोई बदलाव आया फिर? नहीं, अभी इतना जल्दी आएगा नहीं, बट 5 साल व्हाट आई एम सेइंग, वो तो उसका रिजल्ट है ना। मेरा डिसअपॉइंटमेंट तो वही है ना, वो उसका रिजल्ट आ रहा है ना। तो ये जो पिछला 5 साल का जो टेन्योर रहा है उसमें तो ऐसे सैकड़ों चीज आएंगे, आप देखेंगे। एंड वी हैव बीन वार्निंग, मतलब मेरे अगर आप ट्वीट्स या मतलब जो एक्स है उसमें जाके पीछे देखेंगे तो कम से कम मैंने 400-500 टैग्स कर करके सीएमओ को टैग कर करके ब्लंटली लिखा है। कुछ फायदा हुआ उसका? आई डोंट नो बट आपने लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं चीज़ें बदलती हैं, बट जहाँ मुझे लगता है जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स होता है वहाँ चीज़ें जल्दी नहीं हिलती हैं। एंड बट ठीक है, हम एक और चीज़ मैं बीइंग सोशल एक्टिविस्ट आपसे जानना चाहूँगा। बड़ी बेफिक्रे से लोग ना सोशल मीडिया पे सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, डिग्रियाँ बेच रहे हैं। स्किल्स गैप उतना ही बड़ा है, चूँकि आप भी एंटरप्रेन्योर है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होता होगा अपने यहाँ अपने स्टेट में भी, अगर कंट्री की बात हम नहीं सोचें तो क्या चैलेंज है? क्यों एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट आ रही है, डिग्रीज बढ़ रही है, बिक रही है और स्किल्स गैप बढ़ता जा रहा है? गवर्नमेंट डिफॉल्टर है या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। गवर्नमेंट जॉब्स का क्या हाल है, किस तरह पेपर लीक हो जाते हैं, दिस इज सो डिसहार्टनिंग। अब जो पेपर लीक जो भी व्यक्ति करता होगा वो तो किसी अपने एक व्यक्ति को घुसाने के लिए उसने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन बेचारा पेपर लीक हो गया।
जो लोग कर रहे होंगे वो तो अपने किसी लोगों को नौकरी उनको मिल जाए उसके लिए उन्होंने किया होगा, लेकिन वो पूरे सिस्टम में जब वो ये सब लीकेज कर रहे थे तो बेचारा वो लीकेज से पूरा ही बाहर आ गया और बाद में पता चल गया ये लीक हुआ पूरा। तो ये इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि आई हैव नोन फ्यू ऑफ देम जो स्टेट लाइब्रेरी में कितने साल रोज सुबह से लेके रात को बैठे हैं मोराबादी में कि ये पास करेंगे वो पास करेंगे, थक गए, अब एग्ज़ाम आएगा 4 साल बाद, अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब पेपर लीक हो गया, अब बेचारा कोई पास हो गया, वो मेरिट स्टूडेंट है, उसने मेहनत से किया, लेकिन चूंकि पेपर लीक हो गया तो एवरीबडी सफरिंग। सो अब वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, अब उसको जॉब चाहिए, जॉब में एक सर्टेन क्राइटेरिया है, अरे यार तो हम पूरी ज़िंदगी उसके लिए तैयार किए, अब कहते हो ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब ढूंढो ये सर्टिफिकेट किधर मिलेगा, कोई तो नौकरी करेंगे फिर शादी करेंगे तो लड़की वाले पूछेगा लड़का करता क्या है। अच्छा, मतलब क्योंकि ये तो है कि कोई भी अपनी लड़की किसी को दे तो वो चाहेगा कि यार मिनिमम एनीबडी वुड वांट, चाहे किसी की बहन हो किसी की बेटी हो। सो इतना आई एम श्योर इतना पेनफुल सिचुएशन होगा हज़ारों लाखों युवाओं के लिए कि जब आपको नौकरी होते हुए, ये तो नौकरी है तभी ना एग्जाम्स हो रहे हैं, तभी ना इनको नौकरी मिलेगी, नौकरी होते हुए एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, यार मतलब ये कैसे करते हैं पीपल हु आर डूइंग इट। और यहाँ पे ऑनेस्टी ही नहीं है, जो लोग वहाँ बैठे हैं लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। यूथ को क्या करना चाहिए फिर इस पर? क्या बड़ा मुश्किल है, आई मीन ये तो बहुत डिसहार्टनिंग है। उनको क्या मैं कहूँ कि क्या वो करें कि इतना डिसहार्टनिंग है कि आप इतनी तैयारी करते हैं और रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। बट आई थिंक बहुत ऐसी चीज़ें जो हमेशा उनके हाथ में नहीं रहेंगी, ये नाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड देखो 2-3 चीज़ें तो पक्की बात है, इसी में अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें तो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स जो एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में। आई थिंक कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लड़के फिटनेस एक्सपर्ट हो रहे हैं, ये बहुत इजीली आप बहुत कम समय में इस चीज़ को अपने अंदर निखार सकते हैं जो आपकी जीवन शैली को भी अच्छा करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हाट दे कैन रियली डू। तो अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके लिए तो हैं, बट आई थिंक इट्स अ टाइम कि जहाँ हम बहुत वैरायटी ऑफ वर्क्स, जैसे अभी एक बहुत अच्छा प्रचलन शुरू हुआ केयर गिवर्स का, जो यहाँ नहीं था पहले, वो व्हाट आई एम सीइंग फॉर लास्ट 2 years, 2 या 3 साल में अब ऐसे हजारों घरें होंगी जिनके घर पे कोई मरीज होगा या वो ओल्ड एज में है, दे नीड अ केयर गिवर। तो ये एकदम बहुत इट्स ग्रोइंग दिस सर्विस कि जहाँ पीपल आर लुकिंग फॉर केयर गिवर्स। जैसे हम ही लोग एक अबैंडन पेशेंट्स के लिए रिम्स में कर रहे हैं और अभी सदर भी करेंगे, तो हमें लोग नहीं मिल रहे थे। सो व्हाट आई मीन टू से इसकी ऐसे देयर आर वैरायटी ऑफ वर्क्स, लेकिन अगेन एक लिमिटेशन है कि भाई उससे ज़्यादा उनको सैलरी नहीं मिलेगी एंड एवरीबडी वांट्स टू ग्रो। करेक्ट। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है कि आप अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। इसीलिए ना यहाँ से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जो हम पलायन क्यों कहते हैं कि लोग यहाँ से आप बाहर कहीं चले जाइए, आपको झारखंड का व्यक्ति मिल ही जाएगा। एंड बिलीव मी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई वॉज रिसेंटली मेरे घर में शादी थी, तो शादी गोवा में थी, रिसेप्शन जम्मू में था। अच्छा। है ना, मजाक मजाक में हम जिस स्पॉट में गए, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हम लोग बीच के पास से कहीं भी जाए ना, हम आउट ऑफ फन, मतलब मुझे ऐसा लगता था हम अपने घर में मजाक में बाकियों को बोलते थे देखना कोई रांची से मिलेगा मुझे। लगभग हर जगह मुझे कोई मिला। अच्छा। एक हम लोग किसी रिजॉर्ट में थे जहाँ शादी के लिए वी वर इनवाइटेड, तो वहाँ बाहर में ही शाक, जहाँ पे वो जो हट लगा के उधर खाना वाना देते हैं, तो वहाँ हम अंदर गए कि भाई झारखंड से कोई है क्या, तो बोला कोडरमा से हूँ। तो मुझे हर जिला से कहीं ना कहीं लोग मिल रहे थे, एक्सेप्ट वन प्लेस, लगा सब जगह। तो इसी वजह से लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। वहाँ पे वो आई एम श्योर कि वो 25,000 रुपये वो एकदम आराम से 30,000 कमाता होगा। हाँ, बाहर स्ट्रगल है, खर्चे भी होंगे, इसीलिए यहाँ प्लान ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट रियली नीड्स टू प्लान, मतलब देर आर लॉट ऑफ वेज। यहाँ टूरिज्म में क्या नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं ऐसा टूरिज्म। आप झारखंड से रोड से जाइए बिहार, जहाँ पेड़ खत्म हो गए वहाँ बिहार शुरू हो गया। और बिहार से यहाँ ये जहाँ हरियाली शुरू हुई, जंगल शुरू हुआ, वहाँ झारखंड शुरू हो गया। और बाहर लोग तरसते हैं पेड़ और जंगल देखने के लिए। तो आप मतलब कैन रियली प्लान सो मेनी थिंग्स। आई एम श्योर टूरिज्म में कुछ तो हम लोग सुन रहे हैं, कुछ हो रहा है, बट कुछ बहुत मीनिंगफुल ऐसा हो कि रियली लॉट ऑफ, फिर क्या है कि एक गांव के आसपास जहाँ भी ऐसे स्पॉट्स हैं, पूरा गांव फ्लरिश कर जाएगा।
लोग अपने घर के बाहर दुकानें बना लेंगे, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, छोटे मोटे काम कर लेंगे। यानी छोटे मोटे काम में लोग डिसेंट कमा लेते हैं। एक भेलपुरी वाला भी या पुचका वाला दिन का आराम से 800-900 हज़ार रुपये कमा लेता है, उससे ज़्यादा ही कमा लेता है। बहुत ऐसे हैं लिट्टी वाले तो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी बिग थिंग, मतलब कि रादर देन मैं भोला लिट्टी के साथ बैठा था, बोला भैया 1.5 लाख रुपये महीने का कमा। अब आप सोचिए कि उसको लोग बोलते हैं कि भाई पकौड़ी बेच के अब आप पढ़ के पकौड़ी बेचोगे। खैर वो तो आई थिंक वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो एग्जैगरेट कर दिया गया, बट एक उसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी की देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल कैन डू, और वेराइटी ऑफ वर्क्स हैं जो जिसमें यू कैन रियली अर्न डिसेंट। लेकिन अब मुझे लगता है वो भी बहुतों को पता है, लेकिन बचाना पैसा नशा और जुआ से अगर बच जाए ना और दिमाग को स्वस्थ रखेंगे तो कुछ ढंग का व्यक्ति कर लेगा। तो इस वक्त उससे बड़ा भी चैलेंज ये है कि आप नशा जुआ से दूर रहें। ये 2 चीज़ों से दूर रहेंगे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेगा, मुझे लगता है। तो इससे दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना, अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब या इस सारे रास्ते बंद दिखते हैं, सो हालांकि अनफॉर्चुनेट है, अगर ये सब कुछ अच्छा होता तो बहुत ही अच्छा होता। जो चीज़ें जहीं वैकेंसी है, क्योंकि जहाँ वैकेंसी है, जहाँ जॉब्स की ज़रूरत है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज देखेंगे जहाँ एक्चुअली इतना मैन पावर का शॉर्टेज है, जहाँ लोग पहुँचेंगे तो वो सेवा बेहतर हो जाएगी मरीजों के लिए। तो वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ करप्शन ऑन द अदर साइड। तो जहाँ ये लोग सही जगह पहुँचेंगे तो सर्विसेज अच्छी होगी गवर्नमेंट की, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये आउटसोर्स्ड जो पूरा ये, मतलब मुझे तो ये पूरा सिस्टम गलत है। आउटसोर्स क्यों आप आउटसोर्स करोगे, उसको दो जेन्युइन नौकरी। अब ये आउटसोर्स एजेंसीज का भी हम लोग कई बार सुनते रहते हैं, ये लोग पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं देते हैं। सरकारी अस्पतालों में हम पाते हैं कि महीनों तक पैसे नहीं दे रहे हैं, दे आर अंडर पेड। उसके बाद उसको पाने के लिए आपको कितने जगह पैसे देने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये तो बड़ा स्टेप गवर्नमेंट को लेना है, बिग कॉल दे शुड टेक कि यार जो आपके हाथ में है, जो आपको करना है, इतने प्राइम ड्यूटी। जहाँ जॉब की वैकेंसी वो तो दे दो आप, बिल्कुल। इसके बाद आप वेन्यूज खोलो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड देयर आर 100 थिंग्स जो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। एक बात और बताइए, झारखंड में इंडस्ट्री उतनी नहीं आई कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स। जैसे आप उड़ीसा देख लो, आज झारखंड में स्टील का जो प्रोडक्शन है, उड़ीसा कई गुना आगे निकल चुका है। एक टाइम था जब उड़ीसा में कुछ नहीं था। ट्रू, आई थिंक एनवायरनमेंट, मतलब मैंने आपका पहले भी देखा है, कई आपके यहाँ आए हैं लोग जो और जानकार हैं इसमें, एंड लोग एक बात कॉमन कहते हैं कि यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो दे गेट हैरेस्ड। हम ऐसे बहुत लोगों से सुनते हैं, एंड मतलब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट चूंकि उनसे मुलाकात होती है तो एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन आई जस्ट आई हैव हर्ड कि लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ के। तो ये अगेन कमिंग टू द गवर्नमेंट, ये इनकी ड्यूटी है कि कोई अगर आपके पास आता है, इंडस्ट्री बैठाना चाहता है, तो उसको सपोर्ट, सिक्योरिटी, उसको एक माहौल देना, उसको सेफ्टी देना। आई थिंक इट्स समथिंग विच वी रियली लैक। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं रांची में या झारखंड में? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। मतलब आप जो भी करें ना, ईमानदारी से करें, तभी आप लंबी रेस के घोड़े होंगे। क्योंकि क्या होता है, व्हाट आई सी कि बहुत ऐसे मतलब आई एम श्योर कि ऐसे बहुत कम आबादी में होंगे, लेकिन किसी तरह पैसा पाने के लिए स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि ये आबादी बहुत छोटी होगी, आई एम श्योर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं ना, मतलब उसमें जो उसके SOP होंगे और जो भी आप करने जा रहे हैं, 2-3 चीज़ें। एक तो जो आपका प्रयास होना चाहिए उसका कोई सार्थक कुछ एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे आना चाहिए, एक अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल साइड, एक वो। और एक अच्छा एग्जाम्पल जरूर सेट उनको ये प्रयास करना चाहिए करने का कि जो उनके प्रोसेसेस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक रेपुटेशन भी बिल्ड करता है, और कम समय में अगर रियली आपको इम्पैक्ट लाना है ना, तो वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ बहुत ही ट्रांसपेरेंट रोबोस्ट सिस्टम से आता है। कि अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया विच इज़ ट्रांसपेरेंट, कि उसको, या जैसे मान लीजिए हमने एक संस्था चलाए, खोली, उसका अकाउंट्स जो है वो नेट में
मतलब इट्स एक्सेस टू एवरीबॉडी, भाई हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं, हमने इस तरह से काम किया। तो समथिंग लाइक दैट कि आपके पास चीज़ें ऐसी हो या आप इस तरह से करें जहाँ पे यू डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। तो वो तभी होगा जब आपके उद्देश्य के लिए पूरी ऑनेस्टी होगी। तो आई थिंक ये ना वो उससे भटके। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई रियली लुक फॉर, कि ये ज़रूर हो। तो मुझे लगता है इससे बहुत जल्दी आप अपने करियर में, और मुझे लगता है ये ऑनेस्टी से करने से आई रियली बिलीव कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ आ जाता है। बिल्कुल। फाइनली आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बीच में फैमिली को टाइम देना, छोटे बच्चे हैं आपके, उनको समय देना। अदरवाइज मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं, सो व्हेन आई एम अदरवाइज आई एम एट होम। ओके। इसलिए कोई फ्रेंड ग्रुप या मुझे फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठना है, आई डोंट हैव दैट लाइफ। ओके। तो इसलिए फिर आई एम स्ट्रेट अवे होम। तो और कोई नशा का आदत नहीं है, तो मुझे वहाँ कोई डेस्परेट होके मुझे कहीं पहुँचना नहीं पड़ता है कि मुझे झूठ बोल के कहीं जाना है, तो जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है। तो ये सब टाइम सेव करता है। एंड इट्स आपको कभी स्टेटस सिंबल नहीं लगता कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ यार, बाकी लोगों के लिए स्टेटस सिंबल? आई रियली फाइंड देम स्टूपिड, सीरियसली। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ करके अपना शरीर खराब कर रहे हैं आप, एंड देयर इज नो पॉइंट। मुझे तो हंसी आती है। किसी ने कमेंट किया हो? मेरे पे तो बहुत कमेंट लोगों ने करते हैं, अरे हाउ डू यू लिव। आई मीन बहुत लोग तो इमेजिन नहीं करते हैं कि यार लोग झूठ बोलता होगा, ये कुछ तो करता होगा, लेकिन बट आई केयर उनके लिए। देयर इज मतलब मेरे लिए इतना ही मैसेज है आई थिंक कि मेरे लिए मेरा हेल्थ ही स्टेटस सिंबल है। एंड मैं बिलीव आई टेल यू, ये लोग जब बातें करते हैं उनसे हम लोग ये सब बातें करते हैं ना, मन में बड़े इंस्पायर होते हैं लोग। मन में चाहते हैं ऐसे हो नहीं पाते, अपने से लड़ाई करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन मन में सब चाहता है कि वो फिट हो, वो भी बहुत ऐसी एक्टिविटी कि आप इस एज में फुटबॉल खेल सकें, आप साइकिलिंग कर सकें। सो ये इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है कि जब आप 60 के हो एंड यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ 45 और 40, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आई हैव सीन सो मेनी पीपल आर मेरे एज के भी यू आर ऑन मेडिकेशंस, तो लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है, दे आर नॉट लिविंग अ फुल लाइफ। सो फुल लाइफ अगर आप जी पा रहे हैं उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो ऐसी देंगे यार, तो वो मिलते हैं, तारीफ करते हैं, अरे यार विश वी कुड ऑल्सो। तो वी कुड कहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास नहीं करते। बिल्कुल। सो नहीं कर पाते, वॉट एवर द रीजन कुड बी, बट चाहता हर कोई है। आई एम श्योर कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए। सो आई विश कि वो जीत पाए, विल आए उनके अंदर। परफेक्ट। अच्छा, रांची को वाइब्रेंट हैपनिंग बनाने के लिए कोई आपके पास विजन और या कोई ड्रीम कि रांची और ऐसा वाइब्रेंट हो सकता है? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रांची में बहुत साइकिल को प्रमोट करने की ज़रूरत है। रांची में बहुत लोगों को हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। रांची में जितनी खाली जगह हैं, ऐसे लाखों जगह हैं, छोटे बड़े, जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकता है। अरे कोई छोटा जगह है 80 बाय 60 फीट का, तो वहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट बना दें, क्यों नहीं हो सकता? और मोहल्ले को दे दें इसको। गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने तरफ से वहाँ खड़ा हो कि भाई आप इसको डेवलप करो एंड पीपल प्ले। ओके। तो ये दिस इज़ रियली माई ड्रीम एंड आई विश कि मुझे ये समय नहीं मिलता इस बातों को भी रखने का हर जगह, क्योंकि आप कितना कहाँ क्या बोलोगे। बट आई रियली विश कि ये कभी कोई करे कि जितनी खाली जगह है वहाँ पे कुछ हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी बना दे आउटडोर। अगर वो बैडमिंटन के लिए जगह है तो बैडमिंटन कोर्ट बना दो, अगर कोई अच्छी जगह है जहाँ लोग थोड़ा सा और बिल्ड कर सकेंगे तो स्क्वॉश बना दो। तो फिर कमर्शियल स्पेस कहाँ बनाएंगे? अब चलिए, जो हम मैदान आप नोटिस कीजिए कि आधा हो गया है। जब हम बच्चे थे या हम जब यंग थे, ठीक है ना, अभी पता चल रहा है कि शायद कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी आने वाला है उसके ऊपर। वेरी सैड। हम लोग वी आर रियली मतलब ये बहुत दुख की बात है कि हम फ्री स्पेस अपना ख़त्म कर रहे हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, अगर कोई मोहल्ले में उधर पे विसिनिटी में एक खेल का छोटा सा मैदान नहीं है, तो बच्चा दौड़ेगा कहाँ, खेलेगा कहाँ? बच्चा घर में पड़ा है, या तो टीवी देख रहा है, मोबाइल पे बैठा है, और मोटा हो रहा है और बीमार हो रहा है। अब वो मोबाइल पे देख रहा है तो थोड़ी अच्छी चीज़ और ज़्यादा गंदी चीज़ें देख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल तो वो खुली दुनिया है, क्या रोकोगे उसको देखने के लिए? करेक्ट। तो ये
हम इतना गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एंड ये सभी को सोचना है। बट आई थिंक अगेन कमिंग टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो आसान है ना इनके लिए। गवर्नमेंट चाहेगा तो अपने एक छोटे लेवल पे, मतलब उनके पास तो नीचे तक लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए। एक स्पोर्ट्स ऑफिसर है जिला में भाई, कि वो ऐसे 50-100 एग्जाम्पल क्रिएट करें कि हर मोहल्ले में एक छोटा सा जो भी स्पेस है हमारे पास, उसको ओपन स्पेस मतलब घोषित कर कि भाई ये अब लोगों के काम आ सकता है, और उसको क्लीन करा दिया, उसको बाउंड्री कर दिया। आप उसको कंस्ट्रक्ट मत करो, फेंसिंग कर दो लकड़ी से, वायर से, कुछ भी रस्सी से, वट एवर वे, उसको घेर दो मोहल्ले को कि भाई ये मोहल्ले के जिम में आप बास्केटबॉल खेलो, आप हैंडबॉल खेलो, छोटा है तो नेट लगा के क्रिकेट प्रैक्टिस करो, दौड़ो, तो आप बहुत छोटे ग्राउंड में फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन दिस इज़ वन थिंग वी रियली लैक, और ये आई रियली विश टू सी। अगर कभी भी मेरे पास कुछ छोटा सा भी मौका होगा ना, अगर कुछ रांची के लिए ऐसा कुछ करने का, तो आई वुड विश कि यहाँ नालियाँ ढक जाएं, रोड कॉर्नर तक क्लीन हो जाएं, थोड़ा वो साफ़ सुथरा हो जाए, और हर मोहल्ले, हर गली में जो भी खाली जगह पड़ा है, डिस्प्यूटेड जगह है, डिस्प्यूटेड जगह भी तो एक तरह से सरकार चाह सकती है ना कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, खेल का कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, बाकी जब जो फैसला होगा उसका। करेक्ट। अब आप HEC तरफ जाएंगे, पूरी ज़मीन खाली पड़ी है राइट साइड, इधर जहाँ सब्जी मंडी लगती है। अब वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, आप ऐसे फुटबॉल मैदान बनाओ, एक तो पोल लगा, यहाँ से जब आप कटहल मोड़ जाएंगे पूरी GM लैंड है पूरी। तो जो भी ऐसी ज़मीन है जहाँ जो फिलहाल खाली है, चाहे वो किसी की प्राइवेट है तो कोई बात नहीं, वो तो उसने घेर रखा होगा, कोई खाली तो छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर वो सरकारी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी की कोई ज़मीन है, तो उसको लोगों के इस्तेमाल में ले आना चाहिए फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इतना अच्छा ये तरीका होगा कि लोग, बहुत सारे लोग इन प्रैक्टिस हो जाएंगे खेल कूद के, बीमारी खत्म हो जाएगी। जो लोग हमारे पास, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप जब सुबह 8 बजे जाएंगे तो GL चर्च के बाहर पार्किंग में लोग खेल रहे होते हैं बैडमिंटन। मुझे इतना मज़ा आता है ना उसको देखकर कि वो मतलब सीमेंटेड उस पर खेल रहे हैं, लेकिन एक कितना वाइब्रेंट माहौल रहता होगा सुबह। और कभी कभी अपना मैं देखता हूँ वो कप्स होते हैं वहाँ पे, चैंपियनशिप्स करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, तो क्यों सीमेंट वाली जगह पार्किंग में खेलने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि देयर इज नो प्लेस। आखिर बैडमिंटन अगर आप ये मट्टी में खेलते, हार्ड मट्टी में, दैट वुड हैव बीन बेटर। अगर यहाँ गिर जाएंगे तो आपको कितनी चोट लग सकती है। बिल्कुल। और आप किसी के शॉप के पार्किंग के बाहर खेल रहे हैं। रादर ऐसे लाखों स्पॉट्स होने चाहिए थे हमारे सिटी में, जो अभी भी बन सकते हैं, कि इतनी जगह खाली है। अगर आप DC ऑफिस जाएंगे, बाहर में जो जगह खाली है वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनाओ आप। जो भी खाली जगह है, मेक दैट प्लेस अ स्पोर्ट एक्टिविटी प्लेस। एक इवेंट तो चलता था संडे को, वो राहगिरी, या वो आई थिंक वो राहगिरी जो राइज अप ऋषभ आनंद ने शुरू किया था। उस समय ट्रैफिक SP थे संजय कुमार उस समय। सो ऑब्वियसली ये तो देखिए, रोड बंद करके वो एक एक्टिविटी कर रहे थे, हमेशा होना पॉसिबल भी नहीं है संडे को, लेकिन हाँ ज़रूर कर सकते हैं, आई एम श्योर। बट कुछ कंस्ट्रेंट ज़रूर होंगे कि वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसे वो तो चलिए अगेन वो रोड पे करने की बात हो गई। आई एम सेइंग समथिंग बियॉन्ड दैट, कि जो भी खाली जगह है, हमारे जो अस्पताल हैं, सदर अस्पताल है, उसके आसपास भी कितनी खाली जगह है, जो जगह आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वहाँ पे अपने डॉक्टर्स के लिए बनाओ आप। करेक्ट। बैडमिंटन कोर्ट सिर्फ डॉक्टर्स खेलेंगे, 4 लोग आके खेलेंगे, सही। जैसे रिम्स में फुटबॉल स्टेडियम है, आके स्टूडेंट्स खेलते हैं ना, तो प्रमोट देम। अब कितने डॉक्टर्स आप देखेंगे कि ओवरवेट हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ जाते हैं ना, वो अपने लिए बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं धीरे धीरे। व्हेन यू सी चेंज इन योरसेल्फ एंड देन यू लिव दैट चेंज, तब आप उसको चाहते हो कि हम उसको बना के रखें। सो ये बड़ा एक वो बदलाव लाता है। जैसे मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया 1.5 साल पहले। आई वॉज यूजुअली 83, 2012 से 2023 तक आई वॉज मेंटेनिंग 82, 83। बट चूंकि आई हैव बीन इनटू रेगुलर जिमिंग, हमेशा टोन्ड रहे, तो कभी रियलाइज नहीं हुआ, बट इसके पिछले साल में सावन में आई डिड फास्टिंग फॉर 21 डेज। तो उस 21 दिन में आई लॉस्ट 10 किलोज। तो नाउ आई एम 73, 74। तो लाइफ एट 83 एंड लाइफ एट 73 इज लाइक हेवन हेल डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज अ डिफरेंट लाइफ। ये अलग दुनिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, अलग दुनिया है। सो ये लूज करके
मतलब लगा कि फुल यू मोर एनर्जेटिक, आई कैन साइकिल मोर, आई कैन एक्सरसाइज मोर, आई कैन रन मोर, आई फील सो लाइट, आई फील सो हेल्दी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ऑडियंस को और मुझे भी बताइए क्या हाँ होता है, किस दिन में 10 किलो कैसे नहीं, reduce? वो तो आई वाज ओनली ऑन फ्रूट्स एंड सैलेड, इसीलिए अच्छा, मतलब आप जो भी करें किसी सुपरविजन में करें, बट आई वाज अंडर एक हमारे प्रकृति जी हैं, प्रकृति आचार्य, हम उनके साथ अंडर सुपरविजन कर रहे थे हम लोग। क्या बात है। So, ठीक है, idea was not that, मुझे weight loss का idea नहीं था उस समय। कोई बात नहीं, बट आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद यू। बट हाँ, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा। वेट लॉस का आइडिया नहीं था, बट इट हैपेंड, क्योंकि कभी नहीं किया था, मे बी द बॉडी रिस्पॉन्डेड, और सिर्फ हम लोग फ्रूट सैलेड और जूस पे थे। बट व्हाट आई एम सीइंग इज 83 से 73 जब आप 10 किलो लूज कर लेते हैं, व्हेन यू आर एट एज पर योर हाइट एंड द वेट यू आर सपोज टू बी, उसमें जब आप आ जाते हैं ना, एंड उस लेवल ऑफ फिटनेस पे आ जाते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट लाइफ। सब कुछ बदल जाता है उसके बाद। सो आई थिंक ये जब लोग कब एक्सपीरियंस करेंगे ना, जब थोड़ा खेल से जुड़ेंगे। सो 60-40 है, मतलब 60% अभी भी खाना है। कोई अगर बहुत साफ सुथरा खाना खाएगा तो वो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर खेल से जुड़े ना, तो वो जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी लाता है शरीर में, फिटनेस लाता है, और जो आप खाते हैं वैसे ही सोचते हैं आप, जो आप मुंह में डाल रहे हैं वही आपका, जो कहते हैं ना आचार व्यवहार, वो सब झलकेगा। तो आप साफ सुथरा खाना खाएंगे और कम खाना खाएंगे ना, तो आप ज़्यादा शांत रहेंगे। ऐसा मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई कंटेस्ट कर सकता है ये, लेकिन मेरा अपना निजी जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है इसमें इतने दिन, कि जो व्हेन आई ईट लेस इट कीप्स मी काम। तो बहुत कामनेस आता है, शांति आती है, वायलेंस नहीं आता है दिमाग में। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई टकरा गया, पहले कभी कभी एग्रेशन आता था मान लीजिए, लेकिन अब वो एग्रेशन नहीं आता है। लड़ जाऊँ, लगता है नॉट वर्थ यार, आई कैन थिंक बियॉन्ड दैट। उस समय गुस्सा में भी हम थिंकिंग बियॉन्ड दैट, यार इससे लड़के क्या करेंगे यार, मुझे लड़ना है तो कुछ अच्छा चीज के लिए लड़ना, किसी के लिए लड़ने जाके, या जान ही देना है तो कुछ अच्छे काम के लिए जान दे यार, देश के लिए जान दे दो। अभी ऐसे ही चलते फिरते लड़के जान देने का क्या मतलब है, करेक्ट, छोटी सी बात पे। तो यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड। उस समय भी दिमाग काम करता है, यू कैन, जो कंपोजर है उस समय भी रहता है, कितना गुस्सा है लेकिन कंपोजर था साथ में। यहाँ इतना रिएक्ट नहीं करना है, लाइफ बियॉन्ड इट, योर टाइम लाइफ इज मच इम्पॉर्टेंट देन इस छोटे से कॉल में सॉरी भाई, सॉरी बोल के अगर हम बात खत्म कर सकते हैं, कर लो सॉरी। डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे को गाड़ी से टच कर दिया किसी ने, हम लड़ रहे हैं उससे, 2 गालियां दे रहे हैं, वो मुझे गाली दे रहे हैं, फिर उसने हाथ उठाया, मैंने हाथ उठाया, हम लोग लड़ रहे हैं जमीन पे, कोई बात नहीं। सो जो वर्थ इट नहीं है उससे दूर रहना है, जहाँ वर्थ इट है वहाँ जान लगाओ। अगर मुझे कोई अस्पताल में कोई मरीज है, उसके साथ गलत हुआ है, उसको बेवजह अस्पताल में रखा है, उसके लिए मुझे जाके लड़ना है, तो दैट इज़ वर्थ इट। जाके लड़ो वहाँ पे, वहाँ जाके इफ यू वांट टू, आपको पिच ऊपर करना है, आपको थोड़ा एग्रेशन में 10 जगह एग्रेसिव होके कुछ उसके लिए हेल्प करना है, तो वो करो। तो मुझे लगता है ये आता है कंपोजर धीरे धीरे, इट माइट बी एज, लेकिन आपके खाने से, आपके उससे, आपके पूरी पर्सनालिटी में वो आता है, या व्हाट यू आर ईटिंग। तो अगर आप बहुत कंपोज्ड खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, तो मुझे लगता है वो आपके व्यवहार में बहुत झलकता है। यस, लेकिन मैं तब भी अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप 10 kg जो रिड्यूस किए, फ्रूट सैलेड और जूस, वो ऐसा एक वो सीक्वेंस था कि द फर्स्ट वीक वाज ओनली फ्रूट एंड सैलेड, फिर अगला हफ्ता सिर्फ फ्रूट्स था। आई कुड चूज सैलेड, मुझे फ्रूट्स पसंद है तो फ्रूट था, फिर उसका अगला हफ्ता सिर्फ जूस था। पूरा वीक? हाँ, पूरा वीक आई वाज ओनली जूस, नो ग्रेन, नथिंग, बट ओनली जूस। फर्क नहीं फील हुआ कि बॉडी में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, बिलीव मी। इनफैक्ट, एंड यू कंटिन्यूड योर जॉब? आई हैव डन माय मैक्सिमम हैंडस्टैंड पुशअप्स। मैंने लाइफ में 7, 8, 9 ऐसे यूजुअली आई यूज्ड टू डू, 8, 9 तक मुझे हो जाता था। बट व्हेन आई वाज 73, उस समय मैं 20-25 हैंडस्टैंड कर रहा था। हैंडस्टैंड पुशअप्स, टचिंग द हेड ऑन द फ्लोर। वजन कम हो गया था, स्ट्रेंथ वही था। तो हमारे शरीर को ना बहुत खाना नहीं चाहिए। ये जब आप रियलाइज कर लेना कि यू स्टिल कैन डू व्हाट यू आर डूइंग विथ दिस मच अमाउंट ऑफ गुड फूड, हेल्दी फूड, वहीं पे रुकना है। अगर आप शरीर को थका रहे हैं, क्योंकि आप जब उसको ओवरबर्डन कर रहे हैं खाने से ना, तो फिर आप अपने सिस्टम को थका रहे हैं उसको पचाने के लिए, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए। वो चाहिए नहीं था। बहुत सारा खाना हम वो खाते हैं जो बर्डन है आपके शरीर पे।
जो आपके शरीर के लिए नहीं चाहिए वो एडवर्स काम कर रहा है, आपको वजन बढ़ा रहा है, आप बेवजह शुगर खा रहे हैं। तो हम साफ सुथरा उसको खाना दें जो उसको चाहिए। करेक्ट। ये नहीं कि मेरे जीभ को जो चाहिए, लेकिन वो भी जब आप साफ सुथरे खाने में आ जाएंगे देन दिस एंड दिस विल कम इन ट्यून, तो वो आपका सुनेगा। जैसे अब पहले मुझे 5 स्टार का बहुत शौक था, तो अगर कोई 2 दे देगा तो 2 खा लेंगे, 3 था तो 3 खा लेंगे, मतलब जो मिल गया 5 स्टार तो मतलब आई वुडंट लाइक टू शेयर। अभी मुझे कोई देगा ना, तभी जितने लोग बैठे हैं चाकू मंगाएंगे, उसको काटेंगे 10-12 हिस्से में। अब ये समझ में आया कि ये तो अल्टीमेटली सिर्फ टेस्ट है, एंड दैट टेस्ट इज फॉर सम सेकंड्स, करेक्ट, खत्म हो गया वो, फिर तो वो पेट में। सो मुझे उतना ही चाहिए, तो खाने के बाद मुझे जब वो टेस्ट चाहिए तो हम वो इतना छोटा सा टुकड़ा खा लेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि जितना भी खाओगे टेस्ट तो आ गया, उतने से भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही रियलाइजेशन आ जाता है, फिर अब लगता है यार नहीं, अब ये व्हाट इज राइट फॉर माय बॉडी, मुझे वो करना है। सो आई थिंक दैट वंस एक बार ये रियलाइजेशन आ जाए ना, देन यू कनेक्ट कि जो मेरे शरीर के लिए सही है वही करना है, एंड देन वो इंट्यून हो जाता है। इंट्यून जब हो जाता है तब आपको मन भी नहीं करेगा करने का। अगर हम अभी बहुत शुगर खाएंगे तो मुझे गिल्ट होता है, या मुझे कोई 5 स्टार देगा, बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, मन ही नहीं करेगा खाने का। So पहले I used to have lot of sweets. मैं वेजिटेरियन हूँ, बट I used to have lot of sweets. So अब I avoid sweets. ऊपर से स्वीट I avoid. अब मन भी नहीं करता मुझे खाने का। परफेक्ट। बट मैंने खा लिया कभी तो फिर मुझे लगता है इसको थोड़ा सा वो करना है, डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स करना है। जैसे तो फिर आज डिनर थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, स्किप कर लेंगे, ऐसा कुछ। अच्छा, डिनर स्किप करना चाहिए और कभी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। जल्दी कर लें तो बहुत अच्छा है, बट आपने दिन में बहुत कुछ खाया है तो कभी स्किप भी कर सकते हैं। मतलब वी शुड नॉट, मतलब पहले ऐसा सोचता कि अरे खाना नहीं खाया है, भूखा मर जाएंगे क्या, भूखा कैसे रह रही है। जैसे पहले मेरी मॉम भी ऐसी सोचती थी, बट अभी उनको भी समझ में आ गया कि कम खाना है। जैसे माँ बाप कैसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं ना, बच्चे को जितना ज्यादा खिलाया, बच्चा मोटा भी है तो उनको पतला दिखता है। मेरा बेटा कमजोर है तो मैं 80 थी तब भी सबको कमजोर लगता था, ये तो पतला है। सो अब उनको समझ में आया कि आफ्टर दिस, एंड शी आल्सो रियलाइज, अब मेरे घर में वो माहौल ही नहीं है। लाइट फूड, गुड, इस तरह से। रात को कम खाना है तो एवरीबडी इज ओके, पराठा खाना है तो एक ही खाओ, सादा रोटी चलो 2 खा लो, लेकिन जल्दी खाओ। सो आई थिंक दैट हैज कम एंड इट्स वर्किंग। मतलब सबको समझ भी आ गया एंड थोड़ा कनेक्ट आ गया दैट रियलाइजेशन से भी, एंड माइंड एंड माउथ इज वर्किंग टुगेदर। वाओ, सुपर, शानदार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मिस्टर अतुल गेरा, सोशल एक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ लाइफ सेवर, और हम इनके जीवन से, इनके जीवन शैली से हम जानने की कोशिश किए कि बीइंग अवेयर सिटीजन हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, कैसे प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, और हम सरकार को कैसे मदद कर सकते हैं। अब खुद से भी हम हर बार सरकार के लिए अपनी नज़र उठा के नहीं देखें, हम कभी सरकार को भरोसे के साथ भरोसा भी दें। तो इसी बात के साथ हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।